एकदम इजी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी मेथड चाहिए और थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की भी जरूरत पड़ेगी। यानी आपका दिमाग जो है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें आरसी आता है, तो आरसी को आप कैसे पढ़ेंगे भाई? आरसी में जो पैसेज लिखा हुआ है उस पैसेज के बारे में थोड़ा सा आपके माइंड में नॉलेज तो होना कहीं कहीं का, तभी तो उसको आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आरसी में आपको पूछा है किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, अब एनवायरनमेंट ही आपको नहीं पता तो आप उसको डील कैसे करेंगे? अगर आरसी में पूछा है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, देन इट इज नॉट। तो मेंस में कितने बच्चे जाएंगे जी? कुल प्रीलिम्स दिलाए हैं उसके 15 गुना कि पोस्ट के 15 गुना? पोस्ट के 15 गुना जाएंगे, याद रखना। पोस्ट के 15 गुना कहां जाएंगे? मेंस में जाएंगे, है ना। और पोस्ट का 3 गुना फिर कहां जाएगा जी? इंटरव्यू में। और 1 गुना जाएगा आपका सिलेक्शन में, मिठाई खिलाने के लिए, खाने के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां नौकरी लग जाएगी तो क्यों नहीं खिलाओगे? कैसे जी, है ना। चलो, तो ये सामान्य परिचय में से पहला है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जी 2 पार्ट होता है। एक होता 2 पेपर होता है, एक आपका जीएस होता है और दूसरा होता है आपका सी सेट। सी सेट में मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी होते हैं। इसमें क्वालिफाइंग करना होता है ना। जैसे आप आरक्षित वर्ग से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको 23% और अनरिजर्व हो तो जी 33%। क्वेश्चन नहीं, परसेंट चाहिए। 4 विलोपित होगा तो कवर हो जाएगा, है ना जी, अलग अलग तरीके से। और फर्स्ट पेपर में जी 50 नंबर का आता है सीजी और 50 नंबर का आता है इंडियन जीएस। ठीक है, इस प्रीलिम्स में बात करेंगे आगे। इसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर जाना है आपको मेंस। और मेंस में जी कुल पेपर की संख्या होती है 7। ठीक है, प्रत्येक पेपर 200 अंक के होते हैं, याद रखना 200 अंक, है ना। ये जो देख रहे स्लाइड, ये है आपका पेपर 1 का है। पेपर 1 देख लो। पेपर 1 में हो जाएंगे 3 पार्ट। पार्ट 1 में हो जाएगा हिंदी, ये रहता है जी 100 अंक का, है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं हम क्यों हिंदी पढ़ें, तो भाई इसीलिए हिंदी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पार्ट 1 में हिंदी है 100 अंक का। उसी के पार्ट 2 में है आपका सामान्य अंग्रेजी 50 और आपका छत्तीसगढ़ी भाषा 50। इस तरीके से पेपर 1 में 200 अंक का होता है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जी। ठीक है, कितना भी क्यों न घुमाए, इसमें याद रखना आप 120-30 स्कोरिंग कर सकते हो यदि आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका एसे। एसे के भी 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 होता है जी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, और पार्ट 2 होता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे, है ना। तो ये भी आपका 100 अंक होंगे, तो कितना हो गया जी? 200। ठीक है, अब है जानलेवा सब्जेक्ट। ठीक है, पेपर 3। इसमें याद रखना भारत के इतिहास है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका संविधान एवं लोक प्रशासन, और पार्ट 3 में है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। ध्यान रखेंगे जी, पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक में 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 3 जो होते हैं ये 75 अंक के, और पार्ट 2 आपका 50 होंगे। ठीक है, सुन रहे हो। इसमें याद रखना लास्ट क्वेश्चन में अथवा का देता है, बाकी क्वेश्चन में अनिवार्य रहता है, अथवा सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री ही याद रखना कितना खतरनाक है, प्रीलिम्स में चलता है लेकिन मेंस में केवल 75 वर्ड का। ठीक, संविधान अपने आप में कितना बड़ा जटिल है, उसमें भी एक थर्ड जोड़ दिए, लोक प्रशासन। ठीक है, और थर्ड है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक, नेक्स्ट जी पेपर 4, ये याद रखना महाकठिन है। इस बार तो याद रखना रुला दिया था, याद रखना ये इस बार अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन इसी पेपर 4 में याद रखना फेल हो गए बहुत सारे बच्चे लोग। ठीक है, पेपर 4 में फेल हो गया, याद रखना। ठीक है, और इसमें भी पहला पार्ट में है जी सामान्य विज्ञान। खुश हो गए, सामान्य विज्ञान, नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। ठीक है, तो इसमें आउट ऑफ सिलेबस पूछता है, किडनी सिलेबस में है नहीं तो भी याद रखना, उसको पूछेगा, है ना। तो सामान्य विज्ञान में आता है जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना, बायोलॉजी याद रखना, ये सब आते हैं याद रखना सामान्य विज्ञान में। ठीक है, और भाग 2 में आएंगे आपका मैथ्स और रीजनिंग, और भाग 3 में आता है जी अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। ये सब्जेक्ट तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है। वहां पर जैसे आपको व्यवहार मिले
दिमाग में आए, लिखते जाने से क्या कर सकते हैं और, है ना। ठीक है, तो इस बार का बहुत सारे बच्चे लोग इसी पेपर निपट गए, और जो पार हो गए वो पार ही हो गए, इधर नौकरी मिल गया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे पेपर 5। पेपर 5 सब्जेक्ट तो बढ़िया है, लेकिन इस बार ये भी रुला दिया था, है ना। इसमें देखेंगे जी तो पार्ट 1 में जो हो जाएगा ये है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। उसके बाद पार्ट 2 में जाएंगे आपका भारत का भूगोल, और पार्ट 3 हो जाएगा आपका जी छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, तो ये एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि बिना पढ़े याद रखना बना सकते हो। क्यों बिना पढ़े? क्योंकि भाई प्रीलिम्स में मर मर के पढ़ते हो जी 50 नंबर के चक्कर में, तो मेंस काम आता है, मतलब आता है। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं जी। ये अर्थव्यवस्था में 2 पॉइंट है, भारत और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेपर 6, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है जी, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र, लेकिन प्रीलिम्स में प्रश्न आ रहा है बच्चे लोग यहाँ से, है ना। उसके बाद पार्ट 2 में है समाज शास्त्र, बढ़िया सब्जेक्ट है, याद रखना जी, है ना। समाज में रहते हो उसी को लिखना है, ठीक है, पर्सनल बातें नहीं, सामान्य बातें हैं। उसके बाद जाएंगे भाग 3, इसमें आएगा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। देख लग रहा हो ये क्या नया चीज आ गया, तो आप जनजाति और लोक कला संस्कृति को मिलाओगे तो बन गया सामाजिक परिदृश्य। यहां से भी याद रखना कितने अंक आएंगे प्रश्न जी, तीनों पेपर 2, है ना। लास्ट होता है जी पेपर 7। ठीक, ये पूरा का पूरा नया है, और ये ऐसा बेवफा सब्जेक्ट है कि इसके प्रति कितने भी वफादारी निभाओगे ये धोखा देगा, मतलब देगा। ठीक है, सब पढ़ते हैं इसको, पेपर 7 में हम लाएंगे 120 130, टापर से टापर याद रखना 80 से लेकर 90 के बीच में रुक जाता है, और जो पढ़ता है वो भी इतना, और जो नहीं पढ़ता वो भी इतना रुक जाता है ना। ठीक है, तो इसमें जी आपको पासिंग मार्क बढ़िया मिल जाए, ऐसे पढ़ना चाहिए। इसमें जी पार्ट 1 में देखेंगे तो ये आपका लॉ वाला सेगमेंट है, पार्ट 2 में हो जाएंगे IR बोल देते को, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन वाला। ठीक है, तो अभी तो खुद के रिलेशन दिक्कत में चल रहा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कितना देखेंगे, है ना। ठीक है, तो खैर अमेरिका उसकी संस्थान के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है यहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, और पार्ट 3 है जी जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं इसके बारे में याद रखना, NIT IIT दुनिया भर का। ठीक है, सबको मिलाकर कितने अंक जाएगा मेंस में जी 1400। इसमें कितने नंबर लाओ कि DC मिल जाए? 1500 बोलो। ठीक है, आधा भी मिल जाएगा ना जी, आधा भी, लगभग आधा से थोड़ा सा आगे, है ना। 800 तक में याद रखना पार है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे इंटरव्यू, तो पहले ये जो स्लाइड में तब 150 था, अभी याद रखना 100 नंबर कर दिए हैं। तो मेरा कहना है जी ये 100 नंबर के चक्कर मत रहिए, सीधा याद रखना इस 1400 के चक्कर में रहिए। इंटरव्यू को याद रखना आप काउंट मत करो, है ना। और इसका तैयारी जी आप अध्ययन काल के दौरान से शुरू करो तो बनेगा। बोल चाल, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार सब याद रखना, अभी शुरू करोगे तब बनेगा, याद रखना, है ना। और इस तरीके से जी 1500 के बेसिस पर याद रखना PSC का सिलेक्शन होता है। अमीन वाला था शायद, है ना। तो उसमें जितने भी टॉपर हैं, जितने भी सिलेक्शन लिए हैं, सब 1 बार 2 बार 3 बार मेंस लिखे हुए हैं, ये लो दिए हैं। हद तो तब हो गई जब आबकारी आरक्षक भी याद रखना, जो लोग सिलेक्शन लिए हैं सबका नाम लाइन से। ठीक है, आगे जो वैकेंसी आएगा व्यापम का, ये सब में याद रखना, यही PSC वाले पाओगे। ठीक है, तो मैं कई बार क्लास समझाता हूं कि यदि आपको मछली चाहिए, छोटा सा जाल फेंकोगे यहां पर, हो सकता है मिले कि ना मिले, और PSC प्री प्लस मेंस जाल फेंको जी, लास्ट तक जाएगा तो कुछ न कुछ आपके हाथ में आएगा, मतलब आएगा ही। ठीक है, तो अभी के समय में ये सब चीज क्लास छोड़ो, सीधा याद रखना प्री प्लस मेंस में फोकस कीजिए, निसंदेह यहां से लाभ मिलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि दर्शन शास्त्र क्यों पढ़े, अभी दर्शन शास्त्र का प्रश्न हुबहू याद रखना 4 से 5 प्रश्न आया था प्री में, तो जो मेंस पढ़ के प्रीलिम्स से दिलाया होगा उसको लाभ मिलेगा जी 5 क्वेश्चन का। ठीक है, PSC का पढ़ाई याद रखना अलग होता है जी। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं दिल्ली से UPSC पढ़ गया, तो ये पढ़ाई लिखाई कैसे, वहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर थोड़ी पढ़ाते होंगे, है ना, वही चीज ही पढ़ना है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं UPSC कर गया, CGPSC ऐसे पार कर दूंगा, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, सारा खेल याद रखना कॉन्फिडेंस का याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जब CGPSC में बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई जब हम UPSC दिलाए हैं तो ये कौन से खेत का मूली है, अब बढ़िया एकदम बिंदास लिखते हैं।
और आप लोग कहीं फेल हो गया तो, क्या गलत हो गया तो, कैसे करूं, इस चक्कर में पार, है ना। ठीक है, सेम याद रखना, व्यापम वाले देखिएगा तो कैसे पीएससी, इतना पीएससी कैसा होता है, जबकि उसके पेपर में पीएससी ज्यादा हार्ड प्रश्न आ रहा है ना जी। उसके पेपर में पीएससी से भी ज्यादा याद रखना हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो सारा खेल याद रखना यहां पर आपके मनोबल का है। जैसा याद रखना आपको मनोबल रहेगा वैसे याद रखना जी बातें रहेंगे। ठीक है, मैं कई बार क्लास में बोलता हूं जी, आज बोल रहा हूं कि ये जो सिलेक्शन वाला चीज है जी, ये आपके चाहत के ऊपर निर्भर है। ठीक है, चाहत के ऊपर निर्भर है। शाहरुख खान के एक डायलॉग तो है, वो बोला है, लेकिन कई जगह लिखा है वो कि किसी भी चीज को यदि शिद्दत से चाहोगे तो पूरे कायनात मिलाने लग जाते हैं। सेम टू सेम यही बात है। आप पीएससी को चाहो, उसके हर नखरों को सहो, मतलब क्या प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, क्या चीज आ रहा है, ये सब पर याद रखना। आप बात करो, निसंदेह इसका लाभ मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगा ही। ठीक है, लाभ मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगी, याद रखना इसका जी। ठीक है, हो गया जी। और मेरा बोलना है जी, मैं एकदम लो फैमिली, नीचे लेवल से आया हूं, तो सपने ना बड़े देखो, पता है साइकिल में तो भी देखो सपना ऑडी का देखेंगे बेटा, बोले क्या पता किसी दिन भगवान का मूड खराब रहेगा, जा तेरा सपना पूरा बोलेगी तो। ठीक है, तो पूरा होने में क्या लगा, इसलिए सपना देखो और उस सपना को व्यवहार में लाने का प्रयास करो कि नहीं भाई मुझे ये करना है, और हो सकता है भगवान इस दिशा में आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, कल हमारे स्टाफ में से एक स्टाफ का एडीओ में ज्वाइनिंग मिला है, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि 8-10 साल तक लगे रहे और अंततः उनको पोस्ट मिला जी, है ना। मतलब आप यदि लगे रहोगे तो आज न कल सफलता मिलना है, मतलब मिलना है, किसी न किसी रूप मिलना है, मतलब मिलना अच्छा आपको जी। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा जी, जैसे मान लो मैं इस क्लास बोला कि कहां कहां आपको सफेद सफेद रंग दिख रहा है। ठीक है, आसपास ड्रेस व्रेस दीवार वगैरह में बताओ कहां कहां सफेद दिख रहा है, देखो ना, सब आसपास घूम घाम के देखो तो एक बार। अरे मेरे तरफ ही नहीं, मेरा कोई सी सफेद नहीं है, देखो ना बाकी जी आसपास देख लो। देख लिया। ठीक है, क्या क्या चीज दिख, एसी ऑलमोस्ट सफेद है, पीछे का दीवार है, कुछ बच्चों का शर्ट है ना। लेकिन इस दौरान आपने ना कुछ ब्लैक कलर को देखा, ना ग्रीन को देखा, ना रेड को देखा। ठीक है, और बहुत सारे कलर हैं देखे होंगे, लेकिन याद रखना इग्नोर करते भाग गया। तो बस मेंस पीएससी के लिए यही चीज चाहिए जी। ठीक है, आपको सीधा याद रखना पढ़ाई और उस पर याद रखना जो चीजें हैं उतने को देखो, फोकस करो, बाकी स्वतः छोटा मोटा समस्या आएंगे जाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में याद रखना समस्याएं, बाधा, हर कुछ याद रखना, लेकिन आपके लक्ष्य के सामने याद रखने सब साइड हैं जी। ठीक है, साइड याद रखना। जैसे मैंने बोला ना जी भी कि आपको इस क्लास में क्या क्या चीज दिख रहे हैं जो व्हाइट कलर के हैं, है ना, तो आप याद रखना यदि सही बच्चे होंगे तो व्हाइट कलर ही खोजे होगे, कहां कहां पर क्या क्या है बोल के, और नहीं तो पाका दिखा। ठीक है, तो वही चीज है, यदि आपको पीएससी ही टारगेट है तो आप प्रॉपर पीएससी देखोगे भाई। ठीक है, प्रॉपर पीएससी को। ठीक है जी, बाकी कुछ बातें जब मैं क्लास लूंगा तब करूंगा, है ना। तो बढ़िया मजा है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, प्रयास करो कि पीएससी ही पोस्ट लें, है ना, पीएससी ही पोस्ट लें, क्योंकि पीएससी का जो मजा है बच्चे लोग, ये दुनिया का अंतिम मजा है ना। एक बार कभी तहसील ऑफिस जाके देखना, कलेक्टर ऑफिस जाके देखना, कितना मजा आता है रखना। उससे बड़ी चीज आपकी गाड़ी में लिखाएगा छत्तीसगढ़ शासन, भले ही वो अल्टो क्यों ना हो, अल्टो तो नहीं होगा फिलहाल, क्यों ना हो, लेकिन उसका जो महत्व होता है अलग हो जाता है रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। उसके बाद आपके पूरा पीढ़ी के पीढ़ी याद रखना बदल जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं जी, आप कभी मंदिर जाओ या ना जाओ, मैं उसमें कुछ ही नहीं बोलूंगा, लेकिन माता और पिता ये हम सब के जीवित देवी देवता हैं, याद रखना, है ना। उनके जीवन में अब हमारे सिवा याद रखना, हमारे हित के सिवा कुछ नहीं उनके लाइफ में। ठीक है, वे याद रखना हमेशा हमारे लिए काम किया। अभी भी यदि वो काम कर रहे होंगे तो ठीक है, आपके लिए काम कर रहे हो। ठीक, तो अब बारी है आपका कर्तव्य निभाने का, है ना। और एक बार जी आप पोस्ट लेके देखो, उनके उम्र ने जी 10 साल बढ़ जाएंगे, गारंटी है। सब चाहते हैं ना कि अपने माता पिता की उम्र बढ़े, पोस्ट लेके देखो 10 साल उम्र बढ़ जाएंगे, याद रखना 10 साल उम्र बढ़ जाएंगे, याद रखना। और उनके अंदर जो खुशी होगा ना जी, वो अंतिम स्तर का है।
ठीक है। तो जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर माता पिता का फोटो जरूर रखना और प्रयास करना कि बेहतर से बेहतर उनको गिफ्ट देने का प्रयास करें। तो इन चीजों पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। बिलासपुर जी नेगेटिव पॉइंट का अड्डा है, यहां बहुत कम चीजें आपको मिलेंगे सकारात्मक बातें, और ज्यादातर मिलेंगे आपको नकारात्मक बातें करने वाला। ये है फन्ना है ढिमका, ये पुस्तक पढ़ो वो पढ़ो, ये बेकार है वो बेकार है, फन्ना है ढिमका है। खुद तो याद रखना मेंस पार नहीं हो पाए, लेकिन दूसरा का ऐसे ज्ञान दे देगा कि वो प्रीम से पार ना हो, ठीक है। उसके पास कीपैड मोबाइल है और वो गाइड क्या कर रहा है कि चैट जीपीटी जेमिनी का यूज करके पढ़ो, ठीक है जी। तो बढ़िया है, मैं कोई भी चीज वहां पर डाला सरहुल नृत्य के बारे में बताइए, पूरा लिख देगा, प्रस्तावना क्या होंगे, बीच की पॉइंट क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, ठीक है। आप देखिए वाह क्या मस्त शब्द के साथ लिखा हुआ है, लेकिन बढ़िया बात है। उसके बाद धीरे उसकी हैबिट होगी। और जब परीक्षा हाल में जाओगे कैसे करोगे, शब्द शैली आपको खोजना पड़ेगा, फिर खोजोगे कहाँ है मोबाइल, ठीक है, घर में तो भूल गए अरे, है ना। तो वहां पर फिर आप खत्म हो जाओगे जी, ठीक है। तो आप देखो चैट जीपीटी है ना, लेकिन पहले आप आंसर लिख लीजिए, फिर उसमें आप मिलाने के लिए देखिए कि मेरा और इसके में आंसर में कितना डिफरेंट मार है ना, इसके में क्या अच्छे शब्द मिले उसको अपने आंसर में ऐड करो, ठीक है जी। वहां जो भी प्रश्न होंगे 44 46 ये 3 घंटा में लिखना है, जिसके लिए प्रॉपर पहले से प्लानिंग किए रहोगे तब जाके लिख पाओगे। 44 क्वेश्चन यहां पर है, और उसमें भी एकदम कहां इतिहास, कहां संविधान, कहां लोक प्रशासन, कहां छत्तीसगढ़ इतिहास, ठीक है। तुम लोग तो लगातार 3-4 पीरियड किसी एक विषय हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, तो वहां पर तो 4-4 महाभारत पुस्तक है ना। तो ये सबको बढ़िया एक प्लानिंग कर कीजिएगा। पीएससी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है जी डर जाते हैं देख करके, अरे पीएससी पीएससी व्यापम हार्ड है, पता है जी, व्यापम हार्ड है, पीएससी हार्ड नहीं है। पीएससी समय मांगता है और समर्पण मांगता है, और व्यापम जी आर पार है। उसके प्रश्न देखना, तो व्यापम का प्रश्न देखना, पीएससी देखना हालत खराब कर देता है, ठीक है। अब प्री का प्रश्न बोलो थोड़ी, प्री तो समय के अनुसार बदलता रहता है, इस बार देखिए पूरा एकदम आया मैं पूछा है ना। तो भाई आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई तो होना है, जब बोलोगे मेरे को 90 बनाना है तो कोई मतलब नहीं, प्रीलिम्स से मेंस में फुटी कौड़ी भी नहीं उड़ना है, तो क्या मतलब क्वालिफाई हो मेंस का देखो मस्त एकदम, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो टीम है ना, छत्तीसगढ़ में आप किसी भी कोचिंग जाना इतना युवा टीम इतने बेस्ट फैकल्टी नहीं मिलेंगे जी, ठीक है। तो मैं परिचय बाद में कराऊंगा, क्रमबद्ध पहले सभी का स्पीच सुन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद जय सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। देखिए सर ने अभी आपको बताया सिलेबस के बारे में, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्री और मेंस के सिलेबस में मेनली जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या है। तो प्री का सिलेबस जो है ना उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि भाई भारत के इतिहास है, छत्तीसगढ़ है, संविधान है, ये सब लिखा होता है, सीधा सीधा टॉपिक लिख दिया है ना। जबकि मेंस के सिलेबस में क्या होता है कि सब टॉपिक भी होता है। देखें हिस्ट्री लिखा होगा तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ों को पूछेगा वो सब दिया होता है, संविधान में भी दिया होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मेंस के लिए, देखिए प्री के लिए क्या करना होता है कि आप थ्योरी पढ़ें, ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए भी हमारी पब्लिकेशन ने बेहतर प्रयास किया है, ठीक है। और मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ने के बाद रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए 3 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है, वेरी एसेंशियल। पहला होता है टाइमिंग। देखिए टाइमिंग में क्या होता है कि एक बार में कोई भी व्यक्ति डिटरमाइंड टाइम में लिख पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज़ को क्या करना पड़ता है, हमें इनिशियल से ही लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। कि अगर कोई भी सेंटेंस आया है, कोई भी क्वेश्चन आया है, तो उसको आप देखो कि आपसे कैसे लिखा जा रहा है। पहली बार देखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, फिर उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि आप बेहतर तरीके से कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं। दूसरा होता है स्पीड कितना है आपका लिखने को लेकर के, ठीक है, ये भी तो मैटर करता है। अगर आप हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्पीड जो है एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा कम तो होगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो काफ़ी चुनौती है ये, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा क्या है, ये चीज़ ईजी हो जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है
क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, दो चीज़ें हैं, ठीक है। क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितना क्वांटिटी में आप उसको वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, ये मायने रखता है। तो यहाँ पे मेंस में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, टाइम, स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। आंसर राइटिंग करने के लिए इनका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आंसर राइटिंग करने के लिए होता है, पहला तो आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन मतलब आपका आंसर आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? मान लीजिए पूछा है लॉरेंज कर्व के बारे में, पूछ दिया लॉरेंज वक्र क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, सीधा थोड़ी बोल देंगे लॉरेंज वक्र से सापेक्षिक गरीबी का मापन किया जाता है, ऐसे नहीं। और आपने सीधा ऐसे धड़ल्ले से डाल दिया तो भी आंसर नहीं मिलेगा, मतलब नंबर नहीं मिलेगा। आपने तो सही लिखा लेकिन चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो पा रही हैं। मतलब आपको अगर गिनती लिखने को बोले 1 से 10 तक लिखने को बोले तो आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे, फिर 10 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 6, ऐसे नहीं। आपने गिनती लिखा है ठीक है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। अगर उस सब्जेक्ट का संबंध या उस आंसर का संबंध किसी करंट से जुड़ रहा है या पॉलिटी से जुड़ रहा है या हिस्ट्री से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या किसी और भी सब्जेक्ट से वो रिलेट कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल उस डेटा को वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है और फैसिलिटेट हो पाए, बेटर हो पाए, दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करनी होगी आपको, ठीक है। जैसे सर ने अभी चैट जीपीटी के बारे में बताया आप लोगों को, तो चैट जीपीटी से आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि आपका भी आंसर, जैसे सर ने बताया ना कि अगर आपको स्किल डेवलपमेंट करना है तो चैट जीपीटी को अवॉइड करके आपको अपने स्किल पे काम करना होगा, ठीक है। तो अपने स्किल पे आप काम कैसे करेंगे भाई? जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप योर स्किल योर ऑन, है कि नहीं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है कि जब आप मेंस में लिखने को बैठते हो ना, तो ये जो हाथ होता है ना, ये जो उंगली होता है ना, ये दोनों उंगली से चिपक जाता है, ठीक है, लिखते लिखते, ठीक है, थक जाओगे आप। 7वें पर भी तो ऐसा लगता है कि छोड़ यार जान दे, ठीक है, नहीं दिलाता। कुछ इस तरह का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो बन जाता है। तो उसको भी आपको अपना एकदम साउंड माइंड लेके चलना है, अनसाउंड माइंड को एकदम से क्या करना है? ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के राइटिंग में आपको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। और सवाल हुआ अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में ऐसा होता है कि भाई जितने सिलेबस हैं अंग्रेजी के उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। साथ में जो अंग्रेजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वोकैब का, वोकैबुलरीज, ठीक है। तो वोकैबुलरीज जो होता है उसको बिल्ड करने के लिए कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम गोली खा लें और गोली खा करके चीज़ें हमें ऑटोमेटिक क्रैम हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी चारा नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो हमें ना डेली कम से कम 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 जो है ना इडियम्स एंड फ्रेजेस को, वन वर्ड को, प्रोवर्ब्स को, इन सब को क्रैमिंग करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। उसके बाद क्या होता है, देखो इंग्लिश में ना जो उसका सिलेबस है, अगर उसको ही कंप्लीट करने जाए तो 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने तक खिंचा जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिज राइटिंग, जो आपका दिमाग खराब करता है, ठीक है। प्रेसिज राइटिंग हम कैसे करें? कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे डील करें? तो उसके लिए कमांड तो चाहिए ना अंग्रेजी में आपको, ठीक है। और इसमें ग्रामर के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी ग्रामर को डील करेंगे ना, बढ़िया से पढ़ेंगे ना, तो एकदम इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, एकदम इजी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी मेथड चाहिए और थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपका दिमाग जो है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें आरसी आता है, तो आरसी को आप कैसे पढ़ेंगे भाई? आरसी में जो पैसेज लिखा हुआ है उस पैसेज के बारे में थोड़ा सा आपके माइंड में नॉलेज तो होना कहीं कहीं का, तभी तो उसको आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आरसी में आपको पूछा है किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। अब एनवायरनमेंट ही आपको नहीं पता तो आप उसको डील कैसे करेंगे? अगर आरसी में पूछा है आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डील करेक्टली द आरसी, है ना। तो बहुत जरूरी है बेटा कि सब चीज़ों को ध्यान देना होना होता है, ठीक है। अपने दिमाग को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बातें हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू। हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं मूल बात करना चाहूँगा कि जिस दिन हम पीएससी की पढ़ाई चालू करते हैं
तो जब प्री के लिए बच्चा बैठता है ना, उसके दिमाग का एक माइंड सेट रहता है, वो ना मैं प्री की कोचिंग करने आया हूँ ऐसा बोलता है, और वो ना प्री में इतना खो जाता है कि फिर वो भूल जाता है कि मेरा मूल लक्ष्य क्या है। उसको अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचना है, और मूल लक्ष्य है कि वो जो पोस्ट जिस दिन पाएगा, और उस बीच की वो उन सारी जितने भी हमारे बीच में जो बाधाएं हैं जिनको हमें पार करना है, वो सिर्फ पहली बाधा को ही पार करने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता है। उसके बाद जब मैं सेकंड वो मेंस में पहुंचता है, तो उसके पास पहले से ही कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ये सोचता है कि पहले मैं प्री की तैयारी करूंगा, फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। ठीक है कि नहीं? आजकल व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं एक बार में कोई काम करूं, और अगर मेरे साथ दो चीज़ें मेरे काम निपट जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पीएससी प्री की जब वो तैयारी करते हैं, तो जो चीज़ें मेंस में आने वाली हैं उसकी तैयारी अगर वो वहीं पर कर लें अपने साथ साथ, तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ उनके लिए हो जाएगी। और एक मूल बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अपने आप को, अपने दिमाग को सेट कर डालता है। ठीक है? और जब आपको जानना है कि आपको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर बस नहीं करना है भैया, वो करने के बाद आपको कहाँ जाना है, मेंस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिखना है। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, वन लाइनर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पीएससी की तैयारी आपकी चल रही होती, तो पृष्ठभूमि का ज्ञान जबरदस्त जरूरी हो जाता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो और उस टॉपिक के विषय में मैं एक लाइन पूछूं तो आपके पास 10 लाइन और होनी चाहिए। तो बात यहाँ पर ये है कि जब पीएससी की हम तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हमको हर एक टॉपिक की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के मेंस के लिए हमारे पास कंटेंट होगा। अब बात आती है कि जब स्टूडेंट, आज आप पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं कह देता हूं कि छत्तीसगढ़ के विषय में 10 लाइन बोल के बता दीजिए। आप 2 लाइन के बाद ना, तीसरी लाइन में ना आप रुक जाओगे और आप सोचने लगोगे। तो बात यहाँ पर यह है कि आपके दिमाग और आपकी जबान दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पा रहा है। सेम कंडीशन होता है कि यदि कोई बच्चा प्री पास करने के बाद पहली बार मेंस देने के लिए बैठता है और कॉपी उसके हाथ में होती, कलम रखे रहता है, 2 लाइन लिखने के बाद अब वहाँ पर वो सोचता है कि अब तीसरी लाइन क्या लिखूं। मतलब कि कहने का मतलब कि उसके दिमाग का और कलम का कॉम्बिनेशन सही तरीके से सेट नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उसके पास सही शब्दावली नहीं है, उसके पास पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है, कंटेंट नहीं है उसके पास। तो जिस दिन से पीएससी प्री की आप तैयारी शुरू करते हो, उसी दिन से आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्या? लिखने की तैयारी। आपकी लिखने का अभ्यास इतना हो जाना चाहिए कि अगर आप कॉपी नहीं भी देख रहे हो और दीवार में देख रहे हो और कोई चीज़ लिख रहे हो, तो वो सीधी सीधी लिखानी चाहिए, कलम रुकना नहीं चाहिए। तो ये जो एक अभ्यास है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। क्या आप जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप लोग मानते हो क्या कि आप दिन में 2 घंटे लिखते हो? लिखते हो क्या? नहीं। तो यही तो बात है ना कि शुरुआत जहां से है, जिसमें आपको मुख्य मेन सफलता मिलनी है, लिखने से, और उसका ही अभ्यास आपके पास नहीं है। मैं जब आपसे रूबरू होऊंगा तो हिंदी के सब्जेक्ट के साथ रूबरू होऊंगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको लिखने का मतलब कि आपको व्याकरणगत अशुद्धियां इतनी हैं आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? आपके पास किसी भी विषय के शब्दकोश का इतना अभाव है, वोकैबुलरी की इतनी कमी है कि आप, अच्छा उसका और एक कारण है, आजकल सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। ठीक है? जहां पर सरल तरीके से हंसी मजाक के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती है। होता है कि नहीं? और आप महसूस करते हैं कि ये तो बहुत आसान है और ये याद हो जा रहा है। होता है कि नहीं? ये अप्रोच नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट जिसे अच्छी शब्दावली चाहिए, एक अच्छी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए ना आप सही सोर्स को पकड़ोगे ना, तब जा करके आप वो पा पाओगे। आप प्रश्न लिखने बैठोगे तो क्या वहां पर ट्रिक लिख के आओगे क्या? अब उसके लिए सही शब्द क्या है? आप संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के लिए आपको अनुच्छेद है, धाराएं हैं, अनुसूचियां हैं, तो ये सारे जो शब्द हैं, आपको इसके बदले आप कुछ और यूज कर गए तो, या फिर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो, आपके पास शब्द ही नहीं आ रहे। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको कुछ चीज कहीं से सीखनी है, कैसे सीखनी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बाद वापस आना है और एक सही शब्दकोश,
हर विषय के अपने शब्दकोश होते हैं, उन शब्दों का चयन, उनका कलेक्शन ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि प्री की तैयारी जब आप शुरू करते हैं उसी दिन से ही लिखने की तैयारी भी शुरू करनी होती है। सही तरीके से आंसर को लिखना है अगर, तो पहले तो लिखने का अभ्यास होना चाहिए, आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, आप 2 घंटे बैठ के लिख सको। पहले अभ्यास करने, सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड में उतरता है क्रिकेट खेलने के लिए पहले, तो क्या वो एक बार बस बैट पकड़ा और बॉल पकड़ा और आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही मूव का अभ्यास उसने 100 बार किया होगा। हाँ, 100 बार मैंने बहुत कम कह दिया, हजारों बार किया होगा, तब जाकर के वो उस मूव को सीख पाया। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको लिखना है, क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, नहीं, पहले तो लिखने का अभ्यास करो। कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में दौड़ने जाता है, क्या पहले दिन 10 चक्कर या 20 चक्कर लगाता है? क्या नहीं, पहला दिन 1 चक्कर लगाता है, दूसरे दिन 1 महीने के बाद कितना, फिर वो 10 लगाने में सक्षम हो जाता है। हमारे पास अभ्यास की कमी है, हमारे पास पढ़ने का अभ्यास नहीं है, हमारे पास लिखने का अभ्यास नहीं। मैं आप लोगों की सबसे बड़ी कमी बता रहा हूं। अगर आप लोगों के अंदर अभ्यास आ गया ना, पढ़ने का अभ्यास करना पड़ता है, याद करने की, जो हम पढ़ते हैं ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एक अभ्यास करना होता है भाई, हर चीज का एक अभ्यास है। तो जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले दिन 1 चक्कर लगाओगे ना, तो पहले दिन 1 घंटा पढ़ोगे, हो सकता है कि उस 1 घंटे में 15 मिनट ही पढ़ पाओ। सेम अभ्यास दूसरे दिन करोगे ना, आधा घंटा पढ़ पाओगे। 10 दिन के बाद आप पूरी तरह से 1 घंटा अच्छे से बैठ के पढ़ने में सक्षम हो जाओगे। पहले ये अभ्यास लाओ अपने अंदर कि मैं 2 घंटे बैठ सकूं, ये अभ्यास लाओ अपने अंदर कि मैं 2 घंटे लिख सकूं। फिर आती है बारी हमारी, जब हम देंगे आपको सही कंटेंट, हम देंगे हम आपको ज्ञान कराएंगे पृष्ठभूमि का, हर सब्जेक्ट के संबंधित, है ना। इस तरीके से अगर हमारी तैयारी होगी तो हम जरूर सफल होंगे। लेकिन सफल नहीं हो पाते, उसका बहुत बड़ा कारण है, बच्चा तैयारी करके प्री निकाल लेता है, मेंस देने जाता है और मेंस नहीं निकल पाता, और उससे कम जानकार व्यक्ति का मेंस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है कि लिखने का अभ्यास किया है और इसके पास लिखने का अभ्यास नहीं है, इसके पास सही शब्दावली का ज्ञान नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेंस इजी है प्री से, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रश्नों को देखता हूं ना, मैं हिंदी के ही प्रश्नों को देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि इतने सरल प्रश्न, तो ये तो कोई भी लिख लेगा, फिर भी नंबर कम आते हैं। क्यों? और उसी पेपर को, उसी प्रश्न को लिखने वाले किसी 10 के नंबर अच्छे आते हैं और 10 के नंबर खराब आते हैं। क्योंकि सब बात आ जाती है क्या, कि आपने प्रेजेंट, जैसे सर ने कहा कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर बात है। तो हमको मूल मुद्दे को समझना है। जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट होगी उस दिन से लेखन का अभ्यास, और टीचर से रूबरू हो के उसको चेक कराना, उसको चेक करके वहीं पर गलती पकड़ के आपको बता देना, और जिस दिन गलती बताई गई उसी दिन उसको आपके द्वारा सुधार लिया जाना। बस इतना हम लोग कर लिए, और इस क्रम को अगर आगे बढ़ा दिया और ये प्रोसेस कम से कम 6 से 8 महीने चल गया, तो फिर आंख मूंद के सफलता है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि पीएससी मेंस के जो प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं, परंतु वो आसान तब होंगे जब आप उसके बारे में ज्ञान रखें। बस थोड़ा सा, बस चीज़ों को समझना है, सही तरीके से पिरो के एक बेहतरीन हार बनाना है। चारों तरफ डेटा पड़ा हुआ है, उसको एक जगह एक हार के रूप में, एक माले के रूप में पिरोना है। बस अपने को यही काम करना है। और आप लोग की जो अस्थिरता है, जो बुद्धि की अस्थिरता है, उसको स्थिर करना है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि देखिए, सोर्स बहुत सारे हैं जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पहले एक मुख्य सोर्स बनाना होता है और उसी सोर्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही, तो पहले जब तक ना एक बार पूरा कंप्लीट ना कर लो ना, समझ में आ रही ना, उसको पूरा पढ़ो, समझो, फिर आपको जहाँ से डेटा लेना है अपने दिमाग में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मूल कंटेंट, एक किताब आपके पास होनी ही चाहिए। वही आपका मेन क्या होगा, एक समझ लीजिए डेटाबेस होगा, उसमें आप डेटा को लाके और दूसरी जगह से कलेक्ट करते जाओगे। ठीक है, लेकिन एक मूल होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं किसी भी पुराने ऋषि मुनि के बारे में बोलूँ, मैं द्रोणाचार्य की बात करूँ, एकलव्य की बात कर लूँ, या अर्जुन की बात कर लूँ, उनका गुरु कौन था? एक द्रोण। उससे एकलव्य ने भी शिक्षा ले ली और अर्जुन ने भी ले ली।
जैसे कि मैं एचआर सर को लेता हूँ द्रोणाचार्य की जगह पे, तो ऐसे बहुत से एकलव्य हैं जो इनसे प्रत्यक्ष ना रूप से ना हो मिलते हुए बुक के माध्यम से इनसे शिक्षा ले रहे हैं। और आप लोग हो अर्जुन जो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हो उनके सामने। मुद्दा यहाँ पर इस बात का आ रहा है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनके साथ पढ़ रहे हो ना, तो द्रोणों का अभ्यास हो जाता है अर्जुन को, वो उसी की बात को सुन पाता है, समझ पाता है। कोई दूसरा सिखाता है तो समझ नहीं पाता। मुद्दा यहाँ पर है, जिससे प्री की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ ना हिंदी, मेंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा ना, तो जो कनेक्शन बनेगा ना दोनों का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस चीज़ को भी समझना कि प्रारंभ से लेकर अंत तक एक शिक्षक आपको ट्रेंड कर रहा है, तो उसका हाथ और उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो आखिरी तक वो लेके जाएगा। इतना मान के रखना। आप कभी किसी टीचर को जज नहीं कर सकते। वो यहाँ पर खड़ा है तो उसने अपनी पूरी मेहनत और अपना एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर खड़ा है। आप अपने आप को जज करिए कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, क्योंकि इसी शिक्षक से पढ़कर बहुत डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं और मुझे भी बनना है, और उन्होंने क्या किया था और मुझे क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद फिर कंक्लूड करूंगा अंत में। क्या कहा मैंने? लेखन शैली, पृष्ठभूमि का ज्ञान, सही शब्दकोश का चयन, एक सोर्स का चयन, एक शिक्षक से पढ़ना, एक जगह स्थिर रहना, दिमाग को स्थिर रखना, और उसके बाद समय देना। ये मूल है पीएससी का, आपकी सफलता का। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारी बातें हुई और सर लोगों ने बहुत शानदार तरीके से आप लोग को बताया। सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों ने बिलासपुर आने के बारे में कब सोचा? कोई भी एक पीछे से बताओ, सामने सब बताते हैं, पीछे से पूछता हूँ, बताइए लास्ट से। बिलासपुर आने के बारे में कब सोचा जी? तैयारी के पर्पज़ से, भले वो पीएससी प्री हो सकता है, मेंस हो सकता है, प्री का मेंस हो सकता है, किसी पर्पज़ से। सबसे आखिरी कौन सी क्लास से, कौन से क्लास में थे, एज में थे तो सोचा जी आपने? इधर बताइए, कब सोचे आपने बिलासपुर आने? क्लास 12th में सोचे। आप कब सोचे? फर्स्ट ईयर में सोचे। आप इधर? अच्छा। और आप बताइए कब बिलासपुर आने के बारे में सोचे तैयारी करना है कॉलेज के बाद जो है? तो फाइनली बिलासपुर आ गए कि अभी और आना है? आ गए। तो अब जो हम पीएससी के बारे में सोचेंगे तो क्या वो नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा ना? तो सारा खेल किस पर है? सोच पर है। और इस सोच को सबसे अच्छा बिल्ड करते हैं आपके आसपास के और अच्छे लोग या फिर बेकार लोग। अच्छे लोग हमेशा आपको जो है अच्छा सिखाएंगे और बेकार लोग आपको मोटिवेट करेंगे और अच्छा करने के लिए। रही बात जो है हमारी तैयारी की जो है, तो प्री में वही सब पढ़ेंगे, वही सब कहाँ काम आएगा जी? मेंस में काम आएगा। तो हम दो तरह से सब्जेक्ट बांटते हैं। एक होता है कॉमन सब्जेक्ट जो केवल प्री के साथ साथ मेंस में आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल मेंस में ही काम आएंगे। जैसे सर ने बताया पेपर 7 है, एसी हो गया, लोक प्रशासन हो गया। तो ये ऐसे विषय हैं जो केवल मेंस में ही पढ़ते हैं। आपका पूरा का पूरा जोर जो है सबसे ज्यादा उन विषय को पहले टारगेट करना है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन को इसलिए फोकस करना है कि पीएससी प्रीलिम्स भी निकालना है ताकि हम मेंस दें जो है। पहला तो प्राथमिकता ये होना चाहिए। दूसरा, दो तरह से यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। एक वो है जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, और दूसरा हो सकते हैं किसने एक बार दो बार मेंस दिए होंगे, या 1 साल 2 साल हो सकता है तैयारी कर रहे होंगे। तो दो तरह के स्टूडेंट है। तो आपका जो स्टडी है और आपकी जो तैयारी है वो दो बात पे डिपेंड करता है कि अपना तुलना दूसरे से नहीं करना है कि वो ज़्यादा जानता है और मैं कम जानता हूँ। वो तो मेंस दे के आया है, वो इंटरव्यू दे के आया है। अगर ये माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो गया तो आप अपने जो खास बातें हैं, जहाँ पे आपके स्ट्रांग पॉइंट है, उनको आप वीक कर लेंगे। अगर वो फाइनल सेलेक्ट हो जाता है तो आपके क्लास में नहीं बैठता, तो उसमें कुछ कमियां हैं, और हो सकता है वो कमी आपसे, आप में जो चीज़ें हैं वो उससे बेहतर हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट होता है, अपना तुलना अपने बगल में बैठे हुए कोई भी कैंडिडेट से नहीं करना है। आप में कुछ यूनिक बातें हैं और उस यूनिक बात के कारण आप पर आपके फैमिली जो है स्पॉन्सर कर रहा है तैयारी करने के लिए। तो आप में उस पॉइंट को आपको क्लास के दौरान जिस भी क्लास में बैठेंगे, संबंधित टीचर के साथ जब आप पढ़ेंगे, जो दिक्कतें आएंगी उसको क्लास बाय क्लास आपको पूछते जाना है। रही बात, मैं विषय की बात करता हूं तो मैं आपको मल्टीपल जगह आपको मिलूंगा जो है। इसमें सबसे पहले आता है एसे।
मैं इन विषय पे आगे जाऊं उससे पहले एक और प्रश्न है। सर लोगों ने अध्ययन की बातें की, जो है स्ट्रेटजी की बातें की है, ऑलमोस्ट सभी बातें लगभग हुई। मैं आपसे पूछता हूँ रिवीजन क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? रिवीजन किसे कहते हैं? रिवाइज करना, रिवीजन किसे कहते हैं? कोई बताइए आप में से। जो पढ़े नहीं है उसको फिर से पढ़ना, ये कुछ और होगा? अच्छा, बार बार पढ़ना जो है। और कितने लोग अखबार पढ़ेंगे, पढ़ते हैं? हाथ उठाइए ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, एक जने। और पेपर, न्यूज़, मैगजीन कितने लोग पढ़ते हैं जी? 1 2 3 4 5, तो लगभग 7 लोगों ने हाथ उठाए हैं। और दरअसल पेपर पढ़ना ही हमारा रिवीजन है। अधिकांश लोग जो है, जो क्लास में बता दिए टीचर, जो बुक में छप गया वही को बार बार पढ़ पढ़ के रिवाइज कर रहे हैं। और एग्जाम में जब जाएंगे तो आपका जो कंटेंट छपा छुपाया है उससे 35% प्रश्न आएगा और 65% प्रश्न आएगा जो थ्योरी के साथ साथ करेंट को जोड़ के आपसे पूछेगा। तो सक्सेस रेशियो क्लास से कितना हुआ जी? मात्र 7%। तो आप उस लिस्ट में है ही नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं, मनरेगा पढ़ रहे हैं, और मनरेगा पर नया अधिनियम आ गया है और हमको पता नहीं है। उससे नाम बदल गए हैं, उससे शेयर रेशियो बदल गए हैं, रोजगार के डेज बदल गए हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? संविधान में अगर आप पेपर 5 जाएंगे, भाग 1 जो है, तो एक टॉपिक ही है महिला सशक्तिकरण। अब महिला सशक्तिकरण में लेटेस्ट सरकार क्या अमेंडमेंट लेके आ रहा है, संविधान में क्या बदलाव ला रहा है, 106 अमेंडमेंट कौन सा है, क्या उसमें प्रावधान है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम बेसिक हम लोग पढ़ लिए हैं, तो दिक्कत है। तो दरअसल पेपर पढ़ना या मैगजीन पढ़ना जो है असल में आपका रिवीजन है, और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा अपने आंसर में इसको बूस्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति होता है जो व्याख्या करता है लिख लिख के, जो है एक व्यक्ति व्याख्या के साथ अपडेट स्थिति बताता है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो जो बस कंटेंट बता देगा क्या कैसे है उसको नंबर जो मिलेगा, और एक उसके लेटेस्ट लेवल को बताएगा अभी क्या स्टेटस है, तो उसका नंबर वहां पर ज्यादा होगा। तो यही चीज होता है आपका रिवीजन। हर महीना मैगजीन खरीदिए, कम से कम कोई भी खरीदिए, या फिर पेपर एटलीस्ट एक पढ़िए जो आपके तैयारी को बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें भी फ्रंट पेज, सेकंड पेज और आपका एडिटोरियल पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है। पेपर 4 और पेपर 7 में हमारा नंबर नहीं आ पाता है अच्छे से, उसका 2 कारण है, हम थ्योरी तक ही अटक गए हैं। और दरअसल आप देखेंगे तो लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो भी हो रहा है देश का विभिन्न इंडेक्स में, सूचकांकों में, वो सारे पूछे जाएंगे आपके, जो भी करंट से ओरिएंटेड पेपर होगा। एसएम क्या पूछा जी? एसएम पूछा है, आईपीएल पूछा है। आईपीएल पे 750 शब्द लिखना है। और आप पेपर तो रोज पढ़ रहे हैं लेकिन स्पोर्ट पढ़ते नहीं हो, कितने टीम है, कैसे खेलते हैं, क्या बेसिक नियम है। सवाल पूछा है G20 क्या है, 750 शब्द में लिखना है आपको जो है। अब G20 क्या है? करंट है। केंद्रीय बजट पूछा हुआ है आपका, राज्य बजट पूछा हुआ है 50 नंबर के लिए, आपने उसको पढ़ा नहीं जो है। तो 4-5 फैक्ट जो है आप पढ़ के जो है 750 शब्द आप वहां पर नहीं लिख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर जो है वहां पे हमें 2 तरह से अप्रोच करना है। पहला है कि थ्योरी जो हमें किताबों में मिल रहा है, और किताब के साथ साथ टीचर जब उसे पढ़ा रहा है तो वहां पे चीजों को अपडेट कर रहा है। लेकिन जब हम क्लास से बाहर चले जाते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या होता है कि जब भी जो डाटा जहां पर चेंजेस हो रहा है उसको वहीं पर ऐड कर लें। नोट्स हर कोई बना रहा है, लेकिन एक टॉपिक के बाद 1 पेज 2 पेज कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन छोड़ना क्यों चाहिए? सिलेक्टेड क्यों छोड़ता है? कि कल के डेट में कुछ बदलाव आता है उस टॉपिक में, कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस आता है तो वहां पर ऐड कर सके। और हम क्या करते हैं, एक लाइन को और नीचे लाइन बचाने के लिए वहीं पे है था कर देते हैं। तो है और था से बाहर जाकर एक यूनिट के बाद 1 पेज 2 पेज आप छोड़िए, वो आपके अपडेट स्टेटस को वहां पर बताएगा जो है। और पूरा का पूरा एसे का 90% जो निबंध आता है, टॉपिक आता है, वो करंट ओरिएंटेड है। ठीक है, केवल एक पार्ट आता है सीजी का जो आपके आर्ट एंड कल्चर से आता है, मोस्टली आपका आता है करंट ही आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तो 750 शब्द तक लिया गया। ठीक है, तो जो आप सीजी का भी देख लो, आप इंडिया का भी देख लो, 8 में से 4 निबंध लिखना है, 1 निबंध आपको 50 नंबर का है, तो 8 में से 7 टॉपिक तो करंट का है। और हम उससे कोई पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्यों चाहिए उससे जो है भाई? अलग अलग राइटर जब अलग अलग तरीके से लिखेगा विभिन्न टॉपिक में, तो उसे पक्ष विपक्ष क्या है ये पता चलेगा, अच्छे शब्दावली समझ में आएगा, देश में राज्य में क्या ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पता यहाँ पर चलेगा जो है। तो इसलिए भी हमें करंट से अपने टॉपिक को लिंक करना है पहला। उसके बाद बात आता है इकोनॉमिक, बात आता है, तो अभी क्लास चल ही रहा है इकोनॉमी सीजी और इंडिया इकोनॉमी का। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 जगह काम आएगा। एक तो खुद अपने पेपर 5 भाग 1 में, दूसरा आता है एसे में आता है। एसे में क्यों आएगा?
तो भाई अगर एक सवाल अगर मान लीजिए पूछ दिया है, मनरेगा को ही बोल दिया है विकसित भारत जी राम जी विधेयक, तो 50 नंबर के लिए आ गया, तो कहाँ पढ़ेंगे इसको, इकोनॉमी में पढ़ेंगे। उसी चीज को फिर से पूछ दे रहा है कहाँ पर, पेपर 7 में पूछ दे रहा है, ठीक है, किस रूप में, भाग 1 के रूप में, कि वहां पे योजना भी है ना, पेपर 7 भाग 1 में क्या है, लॉ भी है इंडिया का, सीजी का, और क्या है नेक्स्ट आपका सीजी स्कीम्स भी है। तो एक ही चीज 3 जगह आ रहा है, तो हमें उसको तो पढ़ना वहां पर रहेगा जो है। उस बात करते हैं सोशियोलॉजी का, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50 नंबर के सोशियोलॉजी में 37.5 नंबर लेके आए हैं, मतलब 50 में लगभग 38 नंबर लेके आए हैं। तो एक ऐसा विषय भी है जहां पर आप अपने समझ को, अपने एग्जाम्पल्स और कुछ समाजशास्त्रियों का नाम अगर याद हो पाता है, तो अगर आप डालते हैं तो वहां पे बेहतर नंबर वहां पर भी ला पाएंगे। और फिर बात करते हैं पेपर 7 लॉ वाला, तो ये तो हमारे अवेयरनेस के लिए काम करता है कि हम अलग अलग लॉ को जाने, और ये सारे लॉ जो है कहेंगे क्या होगा, जब 4 निबंध लिखेंगे तो वहां पर आपको लास्ट में क्या देना पड़ेगा, सुझाव, सरकार की पहल। तो सारे अधिनियम को वहां एक सिरे से उठाकर आप डाल सकते हैं। अगर महिला वाला है तो हम डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिए, उपभोक्ता वाला है तो हम उसको डाल दिए हमने, कोई ऐसा प्रदूषण वाला है पर्यावरण संरक्षण को डाल दिया हमने, उसको कुछ प्रावधान लिख दिए। तो आपको एक सब्जेक्ट को, एक पेपर को दूसरे पेपर से लिंक करना आपको आना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जो क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं उनको इस बात की चीज़ें जानकारी होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जो तैयारी करते हैं, तो एक ही बात कॉमन है कि हम जब तैयारी करने के लिए आ गए हैं, तो वे उस लाइन को आगे लेके जाएं, जो है बीच में ब्रेक ना करें, ठीक है। बिलासपुर आए हैं तो बिलासपुर किसी को खाली हाथ भेजा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कुछ लेने आप में ताकत है कि नहीं है। लोग वही लौट के चले गए हैं जो बीच में हार गए, जो है आप जीतने के लिए आए हो, और जीतने के लिए उन लोगों के साथ लगो जो है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और तब जाके आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद। सभी ने तो पीएससी की तैयारी शुरू कर दी है। जैसा हम जानते हैं एग्जाम नहीं है, ये हमारी एक सपनों की लड़ाई है। सिर्फ सपना आपका नहीं, आपके परिवार का भी है, ठीक है। जैसे हम बात करें पीएससी की, तो हम इसको सामान्यतः भाग 14 में पढ़ते हैं, आप सब पढ़ चुके हो, जो संविधान पढ़े जानते हैं ना। पर पीएससी का अर्थ सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। पहला पी का मतलब होता है पेशेंस, क्या चाहिए हमें, वो हमारे पास कम हो जाता है। जैसे आज हम इतिहास पढ़े तो पता नहीं अगली बार कब पढ़ेंगे, कल संविधान का नंबर आएगा, ऐसा होता है ना। तो हमें सबसे पहले चाहिए पेशेंस, क्या चाहिए, सबसे पहली कमी जो अभी दिखती है विद्यार्थियों में, तैयारी करने वालों में, वो क्या होता है, पेशेंस। दूसरा हम एस की बात करें तो होना चाहिए सेल्फ बिलीव, क्या होना चाहिए, जिसको बोलते हैं धैर्य, है ना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी सबसे ज्यादा दिखती है, क्यों, क्योंकि मेरे से होगा या नहीं होगा, अपने ऊपर ही भरोसा कम हो जाता है। सेल्फ बिलीव से ज्यादा हम क्या करने लगते हैं, सेल्फ डाउट, क्या करते हैं। तीसरा कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी ये कि निरंतर पढ़ना है, भले 2 घंटा पढ़िए पर प्रतिदिन पढ़िए। ये हमसे होता नहीं है, हम 2 दिन पढ़ेंगे 8 घंटा, फिर 8 दिन पढ़ेंगे 2 घंटा, उसके बाद की पढ़ाई बंद, ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि हमको पेशेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और कंसिस्टेंसी। रही बात कि हमसे प्री में 3 स्तर पर पेपर लेते क्यों हैं, ठीक है। पहला स्तर क्या है, प्री। प्री में क्या देखा जाता है, प्री में देखा जाता है अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी समझ, कि आप कितने बेहतर तरीके से किसी चीज को समझ रहे हो और उसका उत्तर दे पा रहे हो। अगला स्टेप आता है मेंस। प्री इसलिए होता है ताकि पहले ये देख लिया जाए कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं जो मेंस लिख सकते हैं, ठीक है। हर किसी बच्चे से मेंस लिखवाना संभव नहीं है, एक तो इतने पेपर, और ऐसे बच्चे जाएंगे जो उसमें कुछ भी लिख के नहीं आएंगे। प्री देने का कोई क्राइटेरिया, एज लिमिट है 21 साल, जो आदमी कुछ भी नहीं करेगा तब भी पूरा कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्री में कि हमको ये देखना है स्क्रूटनिंग, छांटा जाए कि कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं जो मेंस लिखेंगे। हालांकि पढ़ने वाले बच्चे 1.5 लाख में से 5 से 10 हजार। हम बात करते हैं प्री का। प्री समझ में आ गया क्या है, प्री अंडरस्टैंडिंग यानी स्क्रूटनिंग प्रोसेस है। मेंस में क्या देखा जाता है, मेंस में ये देखते हैं कि हम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पावर कैसा है हमारा, हम किसी भी चीज को किस तरह से बता रहे हैं। जबकि इंटरव्यू आपका बताता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में, किसके बारे में। जब तीनों स्टेज क्रॉस करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा प्री का तैयारी हो रहा है। हालांकि बच्चे ये सोचते हैं सिर्फ प्री पढ़ लिया हमारा काम हो गया, या सिर्फ मेंस पढ़ लिए। हमें तीनों स्तर पर काम करना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू फेस। रही बात कि मेंस की तैयारी करने में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, पहली समस्या तो ये कि हम क्या याद रख सकते हैं, है ना, कि हम पढ़ते तो सब है पर दिमाग में हमारे कुछ रहता नहीं। तो सबसे पहला काम कहाँ करना है, कितनी हमारी समझ विकसित हो पा रही है। दूसरी समस्या यह है कि हम लिखें क्या। एक तो समय की सबसे बड़ी समस्या होती है, 3 घंटे में लगभग आपको 3000 शब्द लिखना होता है, कितना शब्द, इतना। और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, लगभग 6000 शब्द के आसपास मान के चलिए।
अब यहां पे हम ये है कि हम पढ़ तो चुके हैं सब चीज, लिखें कैसे। और तीसरा सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट को लेकर होती है, इसीलिए आप टेस्ट सीरीज का सहारा लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या कंटेंट को लेकर होती है कि हमें किस कंटेंट को लिखने पर कितना बेहतर नंबर मिलेगा। हालांकि जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको पुस्तक दे दी जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपकी आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। कंटेंट आपको प्रॉपर मिल गया है, अब यह डिपेंड करता है कि आप उसको 2 नंबर में कैसे लिखेंगे, 10 नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, यही चीज के लिए आपको टीचरों से कनेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रश्न को कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। वही प्रश्न 4 नंबर में भी आएगा, वही प्रश्न हो सकता है आपसे 8 या 15 नंबर में भी पूछा जाए। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसे किस तरह से हम उत्तर में लिख रहे हैं और हमारी लेखन शैली कैसे प्रभावी होगी। तो प्रभावी लेखन शैली पर ही काम करने के लिए आप मेंस की क्लास करते हो और इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। ठीक है, मैं आपसे मेंस में जुड़ूंगा संविधान और विज्ञान को लेकर के। तो संविधान हम क्यों पढ़ें, क्या महत्व है इसका। तो हम सोचते हैं पॉलिटी केवल हमको आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, जैसा कि मैं क्लास में बोलता हूं ना कि संविधान केवल विषय नहीं है, वो हमें जीने की कला सिखाता है। प्रशासन से जुड़ना है तो पहले प्रशासन को समझना होगा, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन केवल आपको प्रशासन है, यही आपको शक्तियां निर्धारित करता है प्रशासन में, और आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करोगे ये चीजें आप प्रशासन से ही सीखोगे। रही बात दूसरे सब्जेक्ट विज्ञान की, साइंस, हम क्यों पढ़ें विज्ञान, ऐसा कोई रीजन जो उससे पढ़ा जाए। तो हम प्री में तो ये सोच के छोड़ देते हैं कि 2-4 प्रश्न आएगा और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं जब मेंस में हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे नंबर ही कम आ रहे हैं। पहली बात, हम साइंटिफिक लैंग्वेज यूज ही नहीं करते, हम पेपर अपने शब्दों में लिखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी जो पेपर लिख रहे हैं वो अपने शब्दों में नहीं होना चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए। और विज्ञान का क्या महत्व है, तो यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बताता है कि आप कैसे समस्या का समाधान करोगे। पढ़ तो लेते हैं, समस्या आएगी हमें उसके बारे में कुछ पता, जैसे अभी हाल में ही कुछ बदलाव लाए गए, कानून लाए गए, हमको पता ही नहीं हम उसके बारे में क्या करेंगे। हम बस पढ़ लिए कि लाया गया इच्छा मृत्यु अनुच्छेद 21, क्या प्रावधान है हमें खुद नहीं पता। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य पर, देश पर। जब आप इसे करंट से जोड़ते हो तब तैयारी होती है मेंस की। ठीक है, तो साइंस केवल आपको विषय नहीं है, थ्योरी नहीं सिखाता, केवल कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता, ये आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी होगी। मेंस का रिजल्ट हर साल आता है, लगभग 300-400 जो भी बच्चे सेलेक्ट हुआ, अधिकांश देखते हैं हम साइंस बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्यों, पहला रीजन उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, तो पेपर केवल यह डिसाइड नहीं करता कि हम लिखें क्या, हमें विषय के अनुरूप लिखना है। लेखन शैली कितनी बेहतर होगी, कैसे हम उसको प्रभावी बनाएं, और चेक करने वाला केवल आपके शब्दों से आपके बारे में जानता है। जितना बेहतर शब्द लिखोगे उतने बेहतर नंबर मिलेंगे। और तैयारी केवल प्री से नहीं शुरू होती, जब ने आपने सोच लिया कि मुझे पीएससी करना है तभी से तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक ही चीज याद रखना है कि पीएससी निकालना है तो पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सेल्फ बिलीव चाहिए। जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे, कोई भी टीचर आ जाए आपसे सफलता नहीं हो सकती। सफलता चाहिए तो पहले अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया, और ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से मिलेगा, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप अटेंड करिए मेंस की क्लास, बेहतर तरीके से अपना अप्रोच लगाइए, और जितना लिखेंगे, क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल ज्यादा बेहतर नहीं होती, प्री में भी कहता हूं कि आप लिख के पढ़िए, तो हालांकि समय ज्यादा लगता है, तो आप ये मानते हैं कि पढ़ना हमारे लिए बेहतर है लिखने से, लेकिन बेहतर होगा कि जब आप लिखें। और सबसे पहली बात कि पीएससी और व्यापम में बेसिक डिफरेंस है कि व्यापम आपको कर्मचारी बनाएगा और पीएससी क्या बनाएगा, क्या बनने का सपना है। चलिए, बाकी तो सब टीचर बता चुके हैं, तो हम इसी में विराम देता हूं और मिलते हैं। सर, आप सभी को नमस्कार। आपने जब हम इसको जूम किया तो आपको लगा होगा कि किसी एक फोटो को जो है हम जूम करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक आपने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इन सारे फोटो के सामने जो है एक टैग लाइन लिखा हुआ है, राज्य की सबसे ऊर्जावान और अनुभवी टीम। मैं यहीं से जो मेरा बातें हैं वहां मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आपने कई संस्थानों में कुछ ना कुछ लिखते हुए देखा ही होगा, कुछ ना कुछ। कोई लिखता है सबसे अच्छा टीम, सबसे अच्छा संस्थान, राज्य का सबसे विश्वसनीय संस्था, राज्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान। कौन बोला बे? आप कभी सोचे कौन बोला था, कौन टैग दिया? किसी ने दिया टैग? लोग अपना मन किए और लिख लिए, और मैं हमारे ही बच्चों के सामने इन बात को मैं अभी आपको प्रूव कर रहा हूं। ठीक, जितने भी टीम बैठे हैं ना,
कम से कम 8 घंटा एक दिन पढ़ाते हैं, 8 घंटा। आप इन बच्चों से पूछ लीजिए, कोई भी एक टीचर ऐसा नहीं होगा जिनका 8 क्लास से कम क्लास होगा। उसके बाद यदि किसी टीचर का कोई क्लास नहीं है और उसे 9वां क्लास लेने बोल दोगे ना, तो आदमी कभी मना नहीं करता, यह दावा है। तो इसलिए सबसे ऊर्जावान टीम कहा गया है हमारे कोचिंग को। रही बात अनुभवी शब्द की, यह भी ऐसे नहीं लिख दिए हमारे एचआर सर ने, इसका भी अपना एक कारण है। बीच में 1-2 टीचर जो आपका छोड़ के चले गए। अब आप सोचिए, एक टीचर का 8 क्लास है, वो व्यक्ति कैसे मैनेज करेगा। शनिवार को यह घटना हुआ, संडे को एचआर सर ने मेरे को फोन किया कि वहां पर यह सब्जेक्ट लेना है। आप सर बैठे सामने में, पूछ लीजिए कि मैंने मना नहीं किया और वो सब्जेक्ट मैंने तुरंत पढ़ाना शुरू कर दिया। जो अभी सर आपके यहां बोल रहे थे, प्रशांत सर आपको क्या पढ़ाते हैं? संविधान और साइंस। आप 10वीं से दोनों को बांट देते हो, विज्ञान, गणित और आपका आर्ट्स। कैसे यह कॉम्बिनेशन हो गया कि एक साइंस या मैथ्स वाला टीचर जो है आपका साइंस पढ़ाएगा या संविधान पढ़ाएगा? आपने जय सर को देखा होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले से प्लान हो, जैसे ही आपने इन्वायरमेंट पढ़ाया उसके 5 मिनट बाद उनको इंग्लिश पढ़ाना होता है, तुरंत कैसे बैकअप हो जाता है। इसलिए इस जो टीम है एचआर सर की, उसे राज्य का सबसे ऊर्जावान और अनुभवी टीम कहा जाता है। दूसरी सबसे खास बात, अब ये फोटो को फिर छोटा कर देता हूं, आपको फिर हंसी आएगा, है ना। अब आपने सोचा होगा कि गुरुजी का फोटो सबसे बड़ा कैसे है। तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि एचआर सर अपने आप को डायरेक्टर के रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे होंगे, है ना। शायद तुमने भूगोल ठीक से नहीं पढ़ा है। अबे सूर्य जो है ना, हमेशा सबसे बड़का ही रहता है और अपने टीम को जो है क्या करता है, ये जो जितने हैं ना, एक ग्रह भी हैं और गिरह भी हैं। ओके, तो आपको जो है समझ जाइए, एक बार जो है इस ग्रह के चक्कर में पड़े, ठीक है, तो आपका सफलता जो है, मतलब घूमना जो है क्या है, तय है। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। आप जब आप सम्मान समारोह हुआ तो वहां पर जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या कहा? लेते सब है सर, बताता कोई नहीं है। ठीक है, तो बस वही है। दूसरी बात, सर लोगों ने कहा कि प्री की तैयारी ऐसी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी ऐसी करनी चाहिए। आपने ये भी देखा कि जो सीक्वेंस है सब सर लोग आ रहे हैं, कभी आपने सोचा कि ऐसे क्यों आ रहे हैं? वो अनुभव या एक्सपीरियंस के आधार पर है। ठीक है, सर लोग सर से जैसे जैसे जुड़ते गए उसी क्रम में जो है सब आते जा रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला, वो एकदम जो है आपके सफल होने के लिए एक रामबाण या मील का पत्थर साबित होगा यदि आप उसे पालन करोगे। समस्या हमारे साथ यही आती है कि हम उसे शिद्दत से पालन नहीं करते। जैसे सर ने कहा कि प्रीलिम्स जो है आपके लिए आसान है, प्री क्या है? आसान है। ये आसान तब होगा बच्चा जब आप उसे उस वे में, जैसा वो पढ़ाते हैं, जैसा वो बताते हैं, उसे आप अक्षरशः पालन करोगे। उसे आप उस वे में क्या करोगे? पढ़ोगे। उस वे में उसे आप क्या करोगे? तैयारी करोगे। आप हमको केवल और केवल या किसी संस्थान को 4 या 5 घंटे देते हैं, बाकी पूरा का पूरा समय आपके पास रहता है। उस समय का हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। यहां से गए, मतंग भूख लागत रहते, जाके खाए, उसके बाद लात तान के सो दिए। फिर शाम हुआ, चिंटू के ठेला गए, चाय पिए, 2-4 लोग से मिले। और रही बात इन चीजों के बारे में, पीएससी के बारे में, व्यापम के बारे में, मेरे को तो लगता है कि हम लोगों से आप ज्यादा जानते हो। कारण यही है कि आप लोगों के आसपास इतने ज्यादा गुरु हैं। आपके चाय ठेले में मिलने वाला जो गुरु होगा, आपका पर्सनल गुरु या गुरुवाइन भी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पीजी वाले होंगे, आपके अगल बगल वाले होंगे। ठीक है,
हमारे साथ समस्या यही है कि हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते। हमारे पास डिस्टर्ब होने के जो साधन है ना वो बहुत ज्यादा है, हमने उसको बढ़ा के रख दिया है। जैसे आपके मोबाइल में लगभग 100 नंबर होंगे, है ना, कम से कम। मैंने बोला क्या आप 100 लोगों से बात करते हो? केवल आप उसी से बात करते हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप होंगे, चाहे आपके भाई बहन है, चाहे आपकी किसी और की भाई बहन होगी, है ना, तो आप उसे ही प्राथमिकता देखते हो। वैसे ही आपके जीवन में कई काम हैं, आपको घूमना भी है, आपको चाय भी पीना है, खाना बनाना है, सोना है, लेकिन आप प्राथमिकता जो है किसे देना है ये नहीं जान पाते। ठीक, सबसे बड़ी यही समस्या आपके साथ, आपको प्रायोरिटी क्या है आपको पता ही नहीं है। शिद्दत से आप खाना खाते हो, शिद्दत से जो है आपका बात करते हो हेडफोन लगा लगा के। कभी आप उस समय छत्तीसगढ़ के सरहुल नृत्य के बारे में पढ़ते हो? नहीं। तो सरहुल नृत्य पढ़ते समय आपको वो क्यों याद आ जाती है? यह समस्या हमारे साथ। ठीक, और कोई भी टीचर आपको ही नहीं बोलता इस चीज को छोड़ दो, आप छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाया जाएगा ना उतना ज्यादा वो उछलने का प्रयास करता है। तो किसी चीज को आप छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अभी आप स्मार्ट दिख रहे हो, अभी आप सुंदर हो, कोई आपको देखता है, कल कौन देखेगा बताओ तो छोड़ के आप जो है उस चीज को नहीं कर सकते। बिना त्याग के जो है आप, कई ऐसे भी लोग हुए हैं जो साथ साथ में चीजों को आज एक, जैसे कई लाइब्रेरी में आपने देखा होगा पढ़ते हैं, वहां तो एक अच्छा जगह कि अगल बगल में बिना किसी परमिशन के बैठ सकते हैं। कई जो है आपका डिप्टी कलेक्टर बने हैं, कई डीएसपी भी बने, अभी अभी 1-2 साल पहले की बात है। तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसी के पीछे दिन भर लगो रहेगा तो कहां से हो पाएगा बताओ ना। और उसके बाद लास्ट में क्या बोल देते हो, ठीक से पढ़ाई नहीं, ठीक से ये नहीं करी। पहले अपने आप को देखो, आपने क्या किया, आपने कैसे किया। और जैसे आपने देखा कोई भी टीचर यहां पर आके एक भी शब्द कोई लंबा लंबा फेंका नहीं है। ठीक, जो वास्तविकता था ना उसी को उन्होंने बताया, क्योंकि यहां जो लोग जुड़े हैं ना सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग जो है जमीन से उठे हुए लोग हैं। इसलिए उनको ये दुनिया का जो ढकोसला है, लबारी है, कोई एक व्यक्ति आता है 2 बात बोल देता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्यों? क्योंकि वो खुद आदमी छत्तीसगढ़ का है ही नहीं, और उतने में हम लोग जो है आपका क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक व्यक्ति आता है ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, उतने में हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे अभी सीजीटेट का एग्जाम हुआ तो उसके पेपर के बाद जो है ना, बच्चे, पेपर नहीं बना तो कोई भी परेशान होता ही है, तो वैसे बच्चे परेशान थे, यार पेपर नहीं बना कैसे होगा, इतना लंबा था, ऑलरेडी आप दुखी थे। तभी 1-2 लोगों ने ये बोल दिया कि सीजीटेट का पेपर एकदम लेंदी है, एकदम जो है आपका कठिन आया था। ठीक है, तो लोगों ने उस बात पर विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दुखी आदमी को कंधा दोगे ना तो वो जो है अपने आप उसको अपना सहारा मानता है। इस कोचिंग के एक आदमी ने कहीं पर स्टेटमेंट नहीं दिया कि सीजीटेट का पेपर लेंदी था कि एकदम कठिन था। क्यों? क्योंकि हमने उस लेवल का तैयारी कराया था, हमने उस स्तर के प्रश्न दिए थे। लेकिन जबरदस्ती हर चीज को आपका इंस्टाग्राम में, इसमें जो है आपका, उनको भी पता है कि तुम लोग सबसे ज्यादा क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा क्या जुड़े रहते हो, सोशल मीडिया में। तो वो सब जो है आपका ये जो रोना है, हमको आज तक ना सर ने सिखाया ना हमको आया। केवल और केवल आप खुद देखते होंगे सुबह 8 बजे से सर यहां पर खुद आते हैं और रात को जैसे ही पूरा लॉक होता है उसके बाद उसके साथ जाते हैं। तो केवल और केवल मेहनत के बल पर जो है ना, ये चीजें विरासत में किसी को नहीं मिलता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत का कोई जवाब नहीं है ना, मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है। तो आपकी पहचान, आपकी जो डिग्निटी है, आप खुद देखिएगा, आप जब तक या तो बहुत बड़े पैसे वाले आदमी ना बन जाओ, उसके टाइम लगेगा, या किसी पोस्ट में ना आ जाओ, तब तक आपका कोई ये नहीं है।
और अभी के ट्रेंड में लड़कों से ज्यादा जरूरत लड़कियों को है जॉब की। इन लोग तो कुछ हो गए तो कुछ कर भी सकते हैं। कहीं पर जो है आपका, आप ये बताइए, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में जाते हुए बहुत सारे लोग जो आपका हेडफोन, ग्लास वगैरह बेचते रहते हैं। क्या आप लोग बेच सकते हैं ऐसा जाके? नहीं। और रही बात, इसलिए भी आपको करना है, किसी न किसी को तो तुम लोग वादा किए होगे, है ना, कि तुझसे ही शादी करूंगा करके। तो उस वादा को कैसे निभाओगे? अगर तुम नहीं निभावे तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, तो समर्थन उधर चले जाएगा। इसलिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक। और हमारे यहां ही क्यों पढ़ें, हमारे संस्थान में ही आप क्यों पढ़ेंगे? तो सबसे पहला जो चीज मैंने आपको बताया कि देखिए, कमियां तो सब में रहती हैं, और उस चीज में हमें सबसे ज्यादा कमी नजर आती है जहां पर हम रहते हैं। एक चीज याद रखना, आकर्षण उसी में है जो मिला नहीं है, ठीक। आकर्षण उसी में है जो आपको नहीं मिला है। जो दूर की चीजें हैं उसकी वास्तविकता हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए, और मैं बोला ना, आपके आसपास ज्ञान देने वाले नहीं, ज्ञान पेलने वाले बहुत हैं, ठीक। यहां पर लेना, वहां टेस्ट देना, यहां करना, वो करना, ये आपको भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं, ठीक। क्योंकि आजकल किसी का कोई दुश्मन नहीं है, जबरदस्ती किसी के आगे बढ़ने से अपने आप उसके जलन चुट्टे और जलनखोर जो है अपने आप बन जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें जो है आप देखेंगे ना, तो ये चीजें आपको वास्तविकता समझ में नहीं आती बच्चा। क्योंकि आप जो है ना, आफ्टर ऑल आपका जो ड्रीम है, जो मेन उद्देश्य है, वो नौकरी होता है। आपको यह लगता है कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके हमें नौकरी मिल जाए, ठीक। आपको 4 लोग बोल दिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, आप नहीं जानते। 4 बातें 4 लोग आपको बोल दिए, उतने में जो है आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है। और आज के दुनिया में आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, कोई रियलिस्टिक नहीं है, कोई सही बात को बताता नहीं है। एक सफल आदमी इस मंच पे खड़े होकर के आपको बोल दिया ये ऐसा है, तो आप उसे सही मान लेते हैं। लेकिन आपके बीच से ही आपके जैसे लोग ही सेलेक्ट होते हैं। जैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसा आप सामना कर रहे हैं, वैसे ही उन लोगों ने भी तैयारी किया है, वैसे ही उन लोग भी गुमराह होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, उसमें एक पंक्ति है, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। आपको केवल एक राह, एक मार्ग पकड़ना है, उसके बाद आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। केवल 2 लोगों पर भरोसा करना है, एक जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं। दुनिया का केवल एक ही आदमी है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, वो है आप खुद। हम कोई ब्रह्मा के अवतार नहीं है भाई कि जो मैं भूगोल पढ़ाऊंगा वो जो है आपका, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जब तक याद नहीं करोगे, आप जब तक नहीं पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ना खुद को है, डिसीजन खुद को लेना है। बस 2 लोगों पे भरोसा करना है, एक आप पर और जिस संस्थान पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक। मेरा भी अपना कोचिंग था। मैं क्यों यहां आया? क्योंकि मुझे इस संस्थान पे भरोसा था, नहीं तो मैं अपना कोचिंग बंद करके क्यों आता? बताओ ना आप, कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा आपका संपत्ति लेके बैठा हूं। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। मैं बोला 4 लोग जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपको गुमराह करेंगे, वो आपका घर नहीं चलाएंगे, घर आपको ही चलाना है। इसलिए आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे प्री और मेंस की बात आई, तो प्री में जैसे सर लोगों ने बताया, मेंस में जैसे प्रेजेंटेशन की बात हो रहा है, तो
पढ़ोगे तो वही, जैसे कंचनजंगा की बात हो गया या किसी और चीज की बात हो गया, मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, उतने ही होंगे, वही परिभाषा होगा, वही 18 बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, वही आपका 12 जो है MAB होंगे, है ना। लेकिन सब के सब वही पढ़ेंगे, सब के सब वही पढ़ाएंगे। आपको वहां पर प्रेजेंट कैसे करना है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल हाउ टू प्रेजेंट, दैट इज द मैटर। आपको कैसे प्रस्तुत करना है, किन किन चीजों को पॉइंट आउट करके आपको लिखना है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस चीजें वही है और उसे आपको अक्षरशः जैसे सर लोगों ने कहा आपको क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, चलिए इतने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप लोग एनर्जेटिक हो गए सर के वजह से, और दूसरी बात मैं बस इतना बोलूँगी आप लोगों को, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं और ये जो यहाँ का फासला है, सिर्फ यही अंतर है आपके पढ़ाई का। जो यहाँ से बैठ के आप अगर यहाँ तक आ रहे हो ना, ये आपकी मेहनत को दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत की है। यहाँ ऐसे नहीं है जो सब के सब मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में कितना अंतर रहेगा, यही अंतर आपको इस चीज़ में डिफाइन कर देगा कि आप वहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और लोग आपको सुनेंगे। और लोगों को अगर सुनवाना है तो आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है अनुसरण और एक है अनुकरण। लोग अभी जितने लोग अभी बच्चे जो अभी आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, शायद अब हम लोग पुराने हो गए हैं, आप लोग नए हैं, इन लोगों के पास समस्या क्या है, आप लोग अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। और ये जो अनुकरण करने की कला है, यही आपको पीछे ढकेलती है। आप एक बार अनुसरण करें और किसी एक चीज़ का अनुसरण करें। सबसे पहला मुद्दा होता है, आप किसी को हीरो माने। हीरो माने का मतलब यहाँ पर किसी एक्टर को ही हीरो मानना नहीं है। या तो आप किसी कोचिंग सेंटर को अगर आप अपना आइडियल मान रहे हैं तो उस कोचिंग सेंटर को हीरो माने, या आप किसी मुद्दे को माने, या फिर आप PSC को माने और फिर उसका अनुसरण करें, अनुकरण नहीं। सबसे पहला मुद्दा यही है। और लोग जो फेल होते हैं उसका रीज़न भी यही है कि हम बस कॉपी करते हैं, एक नकलची बंदर की तरह। एक टॉपर है, उसने नोट्स बनाया, नोट्स मुझे भी बनाना है और उसी नोट्स से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नोट्स से पढ़े, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का हुनर अलग होता है, हर व्यक्ति का प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो पहला जो डिफरेंस है, जो हम लोग अनुसरण के तहत अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं या फिर अनुकरण के तहत बर्बाद कर रहे हैं, उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, अनुसरण में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अनुकरण में हम किसी को देख के नकल करेंगे, अनुसरण में हम उनके सिद्धांतों को अपनाते हैं और उन सिद्धांतों को हम अपने हिसाब से अपनाते हैं। यही चीज़ है आपका मेंस आंसर राइटिंग। जहां आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप अपने शब्दों से लिखना चालू करेंगे, ये शब्द ही आपको अलग बनाएंगे और इसके तहत ही आप रचनात्मक जो लेखन शैली है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यही रचनात्मक शैली आपको उस 1400 नंबर में या तो 500 देगी या तो आप 700 से 900 तक पहुँचेंगे। डिफरेंस बस इतना है कि आप रचनात्मक शैली अपनाएंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा जाएगा, अगर रचनात्मक शैली आप नहीं अपना रहे हैं तो आपका नंबर कम जाएगा। अगर आप प्री के बाद मेंस में पहुंच चुके हैं, मतलब आप इतने ज्ञानी हैं कि आप उस लायक हैं। पहला तो यहाँ पर हम इस भ्रम में ही ना रहें कि अगर हमने प्री दिला दिया है तो हमें कुछ नहीं आता है, इस भ्रम में तो हमें रहना ही नहीं है। हमें आता सब है, बस उसे प्रेजेंट कैसे करना है, ये है हमारा मेंस। सब चीज़ हम जानते हैं, कंटेंट सभी पढ़ते हैं, लेकिन उस कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरे लिए ये एक जो मुद्दा है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, चाहे सब्जेक्ट आर्ट हो या फिर साइंस हो, उसको जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक टेक्निकल वर्ड होना चाहिए। हर क्वेश्चन के आंसर में अगर आप डायग्राम बना पा रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जिन लोग MSc किए होंगे या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उन लोग देखे होंगे कि उनकी कॉपी, उनको बस कलर पेन इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो कलर पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम क्या है, एक रचनात्मक शैली है
और यही रचनात्मक शैली कुछ समय पहले पीएससी में नहीं थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से पीएससी में हावी हो चुकी है। आप कैसे अलग लिखेंगे? कंटेंट तो अब लोग भर भर के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अलग लिखने का तरीका क्या है? यही डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट या फिर अलग अलग जो जितने भी उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, आप उसको कर सकते हैं। आंसर को समराइज करना, किसी भी चीज़ को कम शब्दों में अधिक बोलना, ये है आपका टर्मिनोलॉजी। और इस टर्मिनोलॉजी को आप कैसे समझेंगे? जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसको समझेंगे नहीं। पहला तो मुद्दा यहाँ पे यही है कि हमको पहले टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है और उसके बाद फिर उसको कैसे लिखना है, उस समराइज करने पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश करना है कि हर आंसर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा टेक्निकल वे पे उसको प्रेजेंट करने की हम कोशिश करें। दूसरा एक और चीज़ है, कोटेशन है कि हम खाली पेज में एडिट नहीं कर सकते, गलत पेज में एडिट कर सकते हैं। एक अगर आप कोटेशन पढ़े होंगे तो मेन प्री से जो मेंस का टाइम है वो यही है। हम खाली नहीं है यहाँ पर, बस हमारी कॉपी कैसी है, रफ है, उसको हमको फेयर करने की ज़रूरत है। और यही रफ से फेयर तक जाने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस। और गाइडेंस के लिए लोग भाग रहे हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। आप 10 घड़ा यहाँ पे रख दो और 10 में एक एक गिलास पानी डालोगे तो क्या वो भरेगा? नहीं भरेगा। एक घड़े को रखो, उसी में ही आप एक एक करके गिलास से पानी भरोगे तो वो भर जाएगा। सेम चीज़ है, आप जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर भरोसा करके देखिए। जहाँ आप एक जगह भरोसा करना चालू कर देंगे, आप वहीं पे ही सक्सेस में सबसे आगे हो जाएंगे। एक ही चीज़ को बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सकती है, बार बार अलग अलग चीज़ों को करने से वो नहीं आ सकती। तो मेरा कहना यही है, अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो सबसे पहला चीज़ है पढ़ाई से पहले विश्वास। अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप उस चीज़ को करेंगे, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप नहीं करेंगे। सेम चीज़ है, अगर मूवीज़ देखते होंगे तो MS धोनी वाली मूवी है जिसमें युवराज सिंह की जो एंट्री होती है, अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर MS धोनी नेक्स्ट डे बताते हैं अपने हार का कारण। तो वो हार का कारण क्या है? लोग उनको देख के ही अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं। प्लेयर तो वो भी है, ऐसा तो नहीं है जो धोनी की टीम गई थी वो प्लेयर नहीं थे, प्लेयर वो भी थी, लेकिन वो जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बस वो तरीका अलग था। और वहीं पे हम ये सोच लिए कि प्रेजेंटेशन यहाँ पर मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर दो अर्थ निकलता है। प्रेजेंटेशन कब मायने रखता है? जब हम प्रैक्टिस करे रहेंगे तो हम अपना प्रेजेंटेशन उतना अच्छा भी रखेंगे। दूसरा ये, हम प्रैक्टिस पे पूरी तरह से अगर फोकस करेंगे तो प्रेजेंटेशन किसी को हमको बाहर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम फील्ड में उतरेंगे तभी हम अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो सीखने के लिए यहाँ पे दो चीज़ है, आप अपना या तो वे ऑफ टॉकिंग या बॉडी लैंग्वेज ऐसा रखें कि आप अभी से ही उस लायक दिखें। बहुत सारे लोग, जैसे अभी ही आप लोग बैठे हैं, कुछ लोगों से जो बातें कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि एक अधिकारी लेवल के आप बैठ रहे हैं या बात कर रहे हैं? आप अभी से अगर अपने अंदर ये चीज़ नहीं लाएंगे ना तो आप कभी नहीं बनेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। कोई पैर हिला रहा है, कोई चप्पल गिरा रहा है, कोई थूक रहा है, ये कभी देखे हो आप? ये प्रोटोकॉल होता है क्या? अगर कहीं एक प्रोटोकॉल शब्द आता है, क्या प्रोटोकॉल में ये शामिल है? आप 1 घंटा शांति से बैठ नहीं पा रहे हो तो क्या आप 3 घंटा मेंस में लिख पाओगे? और वो भी एक दिन में 2 पेपर। तो सबसे पहले सुधार की आवश्यकता है आप पर, कि कोई चप्पल बजा रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है, मैं हो सकता है या तो मैं ध्यान दी हूँ, ये नोटिस की हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि मेरा आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ हर जगह मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना, आप जो हो उस चीज़ को बताती है, और आप जो हो वही आप बनोगे। सबसे पहला चीज़ यही है। आपके घर में आपके माता पिता आपको हर वो अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके लिए ये चीज़ अच्छा है, इसलिए कि आप अगर कहीं जाओ तो लोग आपको हंसे मत, लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, लोग आपको क्या सोचे, एक अच्छे घर का इंसान है, अच्छा व्यवहार करता है, सामाजिक मूल्य बढ़े आपका। तो चीज़ों को ना अलग तरीके से सोचो, और ये अलग तरीका का जो सोचना है ना, यही आपको वो जो रोड में चलते हुए चाय पीने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, कल के डेट में अगर घर में आप खाना भी बनाओगे ना, तो खाना बनाते समय भी जितनी यहाँ लेडीज़ बैठे हैं, यहाँ पे मेंटल जो हमारा बिहेवियर है ना वो अलग रहेगा। हर चीज़ में बच्चे को पालने से लेके घर चलाने तक
हर चीज़ में हमारा जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। 4 लोगों के बीच में बैठोगे ना और तैयारी करके जाओगे तो आप अलग दिखोगे, अगर आपके में हुनर है तो। लेकिन हुनर नहीं है, जैसा अभी आप लोग बिहेव कर रहे हो, कुछ लोगों को मैं देखी, 4 लोगों के बीच में बैठ जाओगे, आपके घर वाले आपसे ज़्यादा अच्छे मैनर्स तरीके से बैठते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर भी इस चीज़ को लाओ। हर चीज़ें आपके मेंटोर आपको नहीं सिखाएंगे, कुछ चीज़ों को आपको खुद से भी सीखना पड़ेगा। और जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ सिखाने वाले जो लोग हैं, हम लोग थक जाएंगे तो भी नहीं सीख पाओगे आप। तो हम अपने तरफ से 100% अगर दे रहे हैं तो आपको अपने तरफ से 1000% देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, किस्मत भी होती है, लेकिन आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। लोग तैयारी करते रह जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। बहुत लोगों को तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं। आपको यहाँ सर जितना किसी को मदद कर सकते हैं ना, आप लोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से अभी से जान रहे होंगे, मैं सर को 8 से 10 साल पहले से सर से मिल चुकी हूँ। तो मुझे ये पता है कि जितना सपोर्ट सर किसी एक व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, उतना आप पता करके देख लीजिए किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में कोई भी फैकल्टी इतना सपोर्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ तो मैं दावे से बोल सकती हूँ। दूसरा, फीमेल फैकल्टीज़ को यहाँ पे लाने देने का श्रेय सर, थैंक यू। यहाँ पे इसके लिए मैं बोलूँगी कि आफ्टर मैरिज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं सर से जुड़ी रही हूँ, वो बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हूँ, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं आपके समक्ष रूबरू हो सकूँ, तो इसके लिए सर को भी थैंक यू। और दूसरा, आप जिस सोच को समझ नहीं सकते ना, उस सोच के साथ उन्होंने इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। तो हम शुरुआत से यहाँ रहे हैं ना, तो आप लोग अभी जो ये बाकी चीज़ों को देखते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वो अनुकरण है। ठीक है, हमको पता है, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, ये बुकलेट, ये मैप किसी के पास होता नहीं था, एआई नहीं था उस टाइम पे, ना तो मैप में हमें छत्तीसगढ़ का कोई दिशा ज्ञान होता था। उस समय हमें यहाँ पर मैप मिलता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पीएससी का हमको एक गाइडलाइन मिलता है, मेंस का सिलेबस मिलता है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की जिस समय स्पीड भी नहीं चलती थी ना, उस समय सर पूरे ये बुकलेट को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते थे। तो किसी का एक लंबा अनुभव रहा है और कोई 2 मिनट में आके अगर उसको कॉपी करके उसको मार्केट में ला के अगर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो उससे भ्रमित नहीं होना है। अनुभव में जाइए, अनुभव में फ़ायदा है, किसी के कॉपी में फ़ायदा नहीं है। तो तैयारी करना है और साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान देना है। इस चीज़ को तो ध्यान रखिए कि आप अलग हैं तो अलग दिखें, अलग दिखेंगे नहीं तो अलग होंगे नहीं। ठीक है, फिर आगे मिलते रहेंगे, तब फिर और बातें करेंगे। हेलो, कि वह बाग बाग नहीं जिसमें माली नहीं, और वह महफिल महफिल नहीं जिसमें ताली नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में मेरे बातों पे आप ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, एक बार खुद से ताली बजवा लिया, है कि नहीं? क्योंकि समोसे का खुशबू तो आ ही रहा है। और मैं वह खुशकिस्मत व्यक्ति हूं जो सबसे आखिरी में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सबको सुन लिया और उसके बाद बोल रहा हूं, मतलब मेरा नॉलेज बढ़ चुका है। और सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं खुद ही सेलेक्ट ना हो जाऊं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उमेश सर का कि उन्होंने मुझे भी ऊर्जावान कहा है। और अगर मेरे में प्रतिभा नहीं होता तो क्या मैं यहां खड़ा होता? तो प्रतिभा को पहचानने का हुनर किसके में है? एचआर सर के में है कि नहीं? सन 2015 से मैं यहां पर संघर्ष कर रहा हूं बिलासपुर गांधी चौक में। अब जाके मेरे को सही जगह मिला है। इसके लिए मैं एचआर सर और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा परिचय एचआर सर ही देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी का परिचय मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि आप सुबह अगर 7 बजे क्लास है तो 7 बजे ही क्लास पहुंच जाइए।
क्योंकि मैं ऐसा प्राणी हूं जो 7 बजने में 1 मिनट बचे रहता है और गेट नहीं खुला रहता है, वहां पर खड़ा हो जाता हूं। और आपको भरोसा नहीं है तो मेरा जो ज्वाइनिंग है वो शनिवार 7 तारीख 3:25 पर यहां हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि कैसे खतरनाक आदमी से आपका मेंस और प्री व्यापम में आपका पाला पड़ने वाला है। 3 आदमी बैठे रहते हैं, मैं चालू हो जाता हूं। बोर्ड चालू नहीं होगा लेकिन मैं चालू हो जाऊंगा, इस बात का आपको हमेशा गारंटी देता हूं। दूसरा, आपको अगर मेंस नहीं आता है, आप 7 दिन क्लास करिए, 8वें दिन आप भाग जाओगे तो आप भागने ही आए थे, आप मेंस पढ़ने नहीं आए थे। कुछ पुराने बच्चे हमारे दिख भी रहे हैं और इतने नए बच्चे, इतने बच्चे हैं, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा हूं इतना बच्चा एक साथ। समझ रहे हो? तो जब यूपीएससी में दिल्ली में पढ़ाई करता था तो 500 बच्चे एक एक बैच में रहते थे, मैं पीछे बैठा रहता था। और आज इतने सारे बच्चे एक साथ देख करके मैं विचलित हो गया हूं, है कि नहीं? नॉलेज बहुत है, 120 शब्द में अपने नॉलेज को बताइए। अरे हम तो शुरू करते हैं तो 120 शब्द हो जाता है। तो मैक्सिमम संविधान और इतिहास का जो है वो आपको आंसर लिखते हैं तो 13 लाइन आपका पेश रहता है, और उस 13 लाइन में आप कैसे लिखेंगे? जैसे अभी मैं क्लास चालू किया हूं, इतिहास और संविधान का एक कॉमन टॉपिक है संवैधानिक विकास। तो बोले इतिहास पढ़ा दीजिए, तो मैं बोला संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा। बोले संविधान पढ़ा दीजिए, तो मैं बोला संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा। अरे कैसा आदमी है, संवैधानिक विकास ही पढ़ाता है, यही चाहता है क्या इसको? यही चाहता है वाली बात नहीं है। आपको अगर लिखना सीखना है तो ऐसा टॉपिक पकड़ना होगा जिससे आप लिखना तो कम से कम पहले क्या करें, चालू करें। अरे गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है? प्री पढ़ के चले गए, मेंस में आप बैठ गए और बोल रहे हैं क्या होता है भाई? प्री में पढ़े तो थे, नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो जिसको ये नहीं पता कि ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है, उसको कैसे पता रहेगा कि गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर क्या होता है? सबको सुनिए लेकिन करिए अपने मन का, और हर जगह डेमो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। क्योंकि मैं तो गारंटी देता हूं कि 7 दिन अगर आप हमारे ऊर्जावान और क्या था प्रतिभावान अगर आप हमारे टीम से पढ़ लिए 7 दिन, कितना दिन बोल रहा हूं, 7 दिन, और अगर डेमो 3 दिन है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कितना का दिन कर दीजिए, 7 दिन। 8वें दिन आप मेरे को मेरे इस कोचिंग से निकालने के लिए क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए, मैं चल दूंगा। लेकिन सही में मत भाग जाना, है कि नहीं? ऐसा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप पीछे मेहनत करके आए रहते हो, जब आपको अपने सब्जेक्ट का पकड़ और नॉलेज अच्छा है, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं हूं, आप मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, मैं हूं, टीम है, एचआर सर के निर्देशन में। मैं गारंटी देता हूं अगर मेंस अगर आप फेल होकर दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर आप फेल होगे तो अपनी वजह से होगे, अगर आप फेल हमारी वजह से नहीं होगे, ठीक है ना? इसका मैं आपको क्या करता हूं, गारंटी देता हूं। और मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। क्यों? मैं किसी व्यक्ति को पहले दिन पढ़ाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद वो 2 एक्ट पढ़ने नहीं आया, वो डायरेक्ट अगर आया आपका 1858 के एक्ट में, तो मैं उसको कैसे करके समझाऊंगा? समझ रहे हो बात को? इसीलिए सबसे पहला जरूरी है कि अगर आप क्लास आ रहे हो तो आप रेगुलर क्लास आओ, नहीं आ पाते हो ऑनलाइन एक्सेस मांग करके देख लो। लेकिन एक दिन भी अगर गैप हुआ तो इतिहास और संविधान का ऐसा तैसा कर दोगे, तुम अपना एक नया संविधान बना करके आ जाते हो मेंस में, है कि नहीं? ऐसा संविधान जो कभी देखा ही नहीं गया है। और एक बात, 60 मिनट की क्लास है, 55 मिनट पूरा पढ़ाई होगा, 5 मिनट बस कॉमेडी करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, जिसको आप कभी भी छीन नहीं सकते। और सबसे बड़ा रूल, टाइम फिक्स होना चाहिए। 7 से 9 पढ़ना है तो पढ़ना है, 9 से 10 ब्रेक लेना है, 10 से 12 पढ़ना है,
4 से 8 है तो जान लगा दो, 4 से 8 पढ़ लो, दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाई पर ही क्या करना है, फोकस करना है। अच्छा बताओ तो शासन के कितने अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोग किस में जाना चाहते हो? कार्यपालिका में जाना पाते, लेकिन तुम्हारा जो आदत है वो विधायिका टाइप का है। तुम्हारा जो आदत है वो तुम विधि निर्माण पे फोकस करते हो। कार्यपालिका में आना है तो कौन से कार्यपालिका में आना है, स्थायी में क्या अस्थायी में? देख रहे हो आवाज, इतना तो वैकेंसी नहीं है जितना हमारे यहां बच्चे हैं। तो सबका बारी आएगा ईयर बाय ईयर। जो बच्चा जिस ईयर में नियम, रेगुलेशन, अनुशासन को फॉलो करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो अनुशासन को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। सन 2015 में एक झोला लेके गांधी चौक में आया था, और आज इतने बड़े कोचिंग सेंटर में क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या, रुपया। तुम लोग हर बात को गलत समझ लेते हो, है कि नहीं? तो ये बात, अब आज सोचो कि अभी ये 10 मिनट का प्रोग्राम है, तो साल भर जब मेरे को पढ़ोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूं, क्योंकि बहुत दूर तक जाता है इनका वीडियो, है कि नहीं? ज्यादा दूर मत जाए। तो नया बैच प्रारंभ हो रहा है। मैं इतिहास सब्जेक्ट के साथ बी साहू सर आपके साथ अब इस कोचिंग में हमेशा के लिए जुड़ा रहूंगा, हमेशा के लिए। इस शब्द पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आचार्य सर सुन ले, है कि नहीं? तो निश्चित रूप से आप आइए, आपके मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं मूल्यांकन कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, वर्णन कीजिए। इस सब का मतलब वही नहीं होता है जो तुमको आता है। मूल्यांकन कीजिए बोल रहा है, आप वर्णन कर रहे हो। गुण दोष बोल रहा है, आप प्रावधान लिख रहे हो। उद्देश्य पूछ रहा है, आप प्रावधान लिख रहे हो। आपको जो पता है आप उसी को लिखोगे तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? जो पूछ रहा है उसी का क्या लिखना होता है जी, उत्तर। और ऐसे एक कॉपी है जी, ऐसे सेम कंपटीशन एकेडमी का एक कॉपी है, मुझे नहीं पता था। मैंने बच्चों को बोला पढ़ाते समय 192 पेज का कॉपी खरीद लेना और उसमें लिख करके जमा करना। जमा किए, और मैं वादा करता हूं कि जिस चीज को जमा किए उसको मैं अगले दिन चेक करके वापस किया हूं कि नहीं जी? कहां गए लोग? तो मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता तो इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और फिर से आप सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कम से कम 10 मिनट मेरे को क्या करे, झेले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। तो शिक्षक का एक समर्पण होता है जी, तब जाके कर पाते। ये फील्ड ऐसा नहीं है, आप भी आना भविष्य में देखना, शिक्षक बनना आसान नहीं होता है जी, ठीक है? बहुत याद रखना, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 8-8 घंटा तक खड़े होकर पढ़ाना, यहाँ पर याद रखना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है? मेंस के लिए आप जहाँ बेस्ट लगे जाइए जरूर, लेकिन एक बार हम लोग को आप जरूर देखिएगा, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ जी, भीड़ में आप शामिल हो गए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के हर फैकल्टी को आप सुने हो, है ना? आपको अलग टाइप के कंटेंट मिलेंगे, प्लस आपको एक परिवार जैसे माहौल मिलेगा, है ना? और यही प्रीलिम्स की हो तो यही मेंस करना चाहिए, क्योंकि उस सर का शब्द शैली, उनसे बात करने का तरीका, उनसे काफी चेक कराने का हर चीज आपको अवसर मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हर टीचर ने भाषण दिए, भाषण जो ही बोलो, प्रेरणा, मोटिवेशन, जैसे भी आप शब्द हो, है ना? सबका अलग अलग याद रखना भूमिका, रोल था, तो सबका मिश्रण करके याद रखना, आपको कॉपी बनाना है। ये आरटीई कॉपी मैं लाया हूँ, ठीक है? विगत वर्ष में डीसी उसी सब का है, नाम तो नहीं बनेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो, है ना? ये सब याद रखना, डीएसपी, डीसी सब लोग कॉपी है ना? ठीक है जी। तो ऐसे लगभग 100 कॉपी है, 100 प्लस कॉपी है, सबको देखेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब जो मैडम बोले थे अनुकरण और अनुसरण वाला, अब बोलोगे सर ये कॉपी दीजिए मेरे को, ये डीएसपी कॉपी है, हट लूंगा इसको, मैं भी डीएसपी बन जाऊंगा। तो भाई ये उस दौर का प्रश्न था, उस दौर में याद रखना बना था, उस दौर की चीजें थी। आज याद रखना ये इसकी दौर बदल चुकी है, ठीक है? तो आप सबका सुनिए, जैसे माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू बनाइए, तरीका बनाइए। यहाँ पर लगभग 20-25 कॉपी है, सब याद रखना, दूसरे का नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो डीसी बने हैं।
ठीक है। फैल वालों भी कॉपी मेरे पास बहुत सारा है, उनको मैं ज़्यादा चेक करता हूँ क्यों फैल हुआ बोल के। इनका तो चलो ठीक है भाई, पोस्ट पा गया क्या चीज़ है ना। तो फैल वालों के में कॉमन मिलेगा, लेकिन ये डीसी डीएसपी लोग याद रखना, बीसी से लिख के आए है ना। तो आपको भी जी प्रयास करना है, मेंस का जब भी बैच खुलेगा तो आप लोग बिल्कुल आइए, स्वागत है ना। आपको बेहतरीन टीम मिलेंगे, बेहतरीन कंटेंट कॉपी चेक करने के लिए आप सर लोगों की बातों से लगे होंगे है ना। अब हो सकता है कि किसी की बातें आपको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है किसी की बातें थोड़ा कम अच्छा लगा हो, है ना, वो बात अलग है, लेकिन सब अनुभवी हैं, एकदम बढ़िया है। ठीक है, जो टैग लिखे हैं हम लोग, ये कोई गलत टैग नहीं है। ठीक है, एक बार आप क्लास सही है, ठीक है, कंटेंट देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब दौर क्या है जी, हम लोगों का जो दौर था, मैं कभी बढ़ा चढ़ा के बताना या सोशल मीडिया इंस्टा को मैं बता दूं आपको, इसी साल चलाना शुरू किया हूँ। खुला तो था तब तक, पता नहीं कितने सब्सक्राइबर क्या थे नहीं पता। मेरे को लगता था कि क्लास में वर्क करना चाहिए, है ना, क्लास में वर्क करना चाहिए, ना कि मैं यहाँ जाके वीडियो बनाऊँ डालूँ। लेकिन आज के समय दौर बदल रही है, आज क्या कर रहे हैं जी, वीडियो बनाओ, ये बताओ। भाई जिस दिन होली था उस दिन भी आके मैं पुस्तक बनाया हूँ जी, उस दिन भी आके, और अभी भी 16वें एडिशन के लिए प्रॉपर याद रखना, मेहनत चल रहा है कि क्या प्रश्न आए, कैसे आए, किस दिशा में गए प्रश्न। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि भाई एक हाथ से ताली बजाना नहीं है, यदि आपका भी सपोर्ट रहे तब याद रखना ताली बज पाएगा। और जो सर लोगों ने बोला था कि यदि आपका भविष्य कोई बना सकता है तो आप स्वयं हो भाई, है ना। यदि हमारे हाथ में होता तो मैं आप सबको डीसी बना देता जी, है ना, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सर का परिचय कराना था, लेकिन उनके वक्तव्य से ही परिचित हो गए होंगे आप लोग कि कैसे अच्छे धनी व्यक्तित्व के टीचर हैं। और ज़्यादा नाम का मोबाइल नंबर चाहिए तो क्लास आइएगा तभी मिल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पुस्तक को ले लो जी, उसके बाद वही बोलूँगा कि मेन से अगर एक बार चयन करके हमको ही देखो, हमको ही याद रखना, इधर उधर कुछ आप समझ रखो ना। जो चीज़ें लोग सर लोग भी बोले, ठीक है, कि जैसे मैडम ने बोली थी कि भाई 10 घड़ा है, सब घड़ा में एक एक गिलास याद रखना, पानी भरते रहोगे तो कोई नहीं भर पाएगा। ठीक, पहले का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा था जी बच्चों का, मतलब 1 साल 2 साल में बच्चे पहले सिलेक्शन ले लेते थे, लेकिन आज याद रखना 4 साल 5 साल 6 साल सिलेक्शन टाइम लग रहा है। कारण क्या पता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पढ़ेंगे, गणित यहाँ पढ़ेंगे, इतिहास यहाँ पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ देंगे, कॉपी इसका लेंगे, पुस्तक उसका लेंगे, फन्ना का लेंगे, ढिमका का लेंगे, है ना। तो भाई ये सब चीज से याद रखना, आप कंप्लीट नहीं हो सकते। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हमारे बात, किसी भी कोचिंग संस्थान में जा रहे हो तो भाई कोई व्यक्ति डेमो पेश करेगा तो बेस्ट ही प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद पैसा ले लिया, फिर टर्म्स कंडीशन से नीचे कर जाओ बोल गया, है ना। ठीक है, तो एक पुस्तक रखो, 10 पुस्तक के बजाय एक पुस्तक रखो, 10 बार पढ़ो। 10 कोचिंग घूमने बजाय एक कोचिंग को फिक्स रखो, वही पढ़ाई करो, याद रखना। ठीक है, वही पढ़ाई करो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 10 जगह घूमते रहोगे, 10 चीजें मिलते रहेंगी तो किसी का भी आप नहीं हो पाओगे जी। 10 जगह एनर्जी लगाओगे अपना तो बेकार है, कि बजाय 10 के कहीं एक जगह एनर्जी लगाओ, एक जगह विश्वास करके पढ़ो। ठीक है, हमारे मेंस में फर्स्ट बैच में 10 लोग थे, 10 के 10 याद रखना एक बार में पार हुए। वो हमारे यहाँ प्रीलिम्स पढ़े थे, मेंस पढ़े थे, और कहीं भी किसी भी कोचिंग में ना तो मॉक दिए थे, ना टेस्ट दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ कोचिंग आते थे तो कोचिंग को एक मंदिर तुल्य और टीचरों के एक भगवान तुल्य पैर छुए प्रणाम कर पढ़ते रखना चुपचाप। लेकिन किसी के घर में जाके देखो, सब कोचिंग का याद रखना, से झोला भर के रखे हैं पुस्तक। ठीक है, एक कोचिंग रखो, बढ़िया पढ़ो ना, तब सफल हो पाओगे। ठीक है, और गाइड करेंगे, इधर उधर ज्यादा होगा ना जी तो गड़बड़ाएगा, है ना। कि मान लो आपका एक पॉइंट वाइज लिखने का हैबिट हो गया, आप कहीं और गए, नहीं ये तो गलत है, थ्योरी लिखो, पूरा आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार जरूर आप लोग ट्राई कीजिए, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे, हर चीज आपको बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी।